जल्दी बैठिए सब लोग, और तब तक जो डाउट्स हैं बाकी लोग डाउट पूछ सकते हैं। दरवाजे बंद करिए। किसके लिए है? तो साइंस वाले टीचर से सीख लीजिए क्यों वो करना है समय। हाँ जी, जल्दी से और क्वेश्चन, कोई ज्योग्राफी का क्वेश्चन। मैंने कहा था भू संचलन पढ़ के आएंगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी क्लास 11th। क्वेश्चन क्वेश्चन। नो क्वेश्चन? फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आपके पास नहीं है तो कहीं तो दिमाग लगना चाहिए ना। तो अभी आप लोगों से मिलने से पहले, एक एमएमपी की छात्रा हैं, पटना से हैं और ऑडिट एंड अकाउंट में हैं। मैं उनके आंसर्स में देख रहा था और 2 बार मेंस दे चुकी हैं, चयनित भी हैं। ये तो गड़बड़ है आंसर, ये तो प्रश्न कुछ है, आप उत्तर कुछ और दे रही हैं। मैं कहा हाँ सर, ये गड़बड़ तो मुझे भी दिखाई दे रही है, मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं कहा लो, 2 बार एग्जाम दे चुकी, उन्होंने निबंध लिखा था, बहुत बढ़िया निबंध लिखा उन्होंने, बहुत मजा आया वो पढ़ के। मैंने कहा इतना बढ़िया लिखती हो, सब कुछ है, पर ये कैसे कि समझ नहीं आ रहा। बोली मैं रोज देखती हूँ एमएमपी में अच्छे आंसर आते हैं, मुझसे बढ़िया आते हैं, और मुझे लगता है कि कैसे ये लोग रोज अच्छे अच्छे आंसर लिख देते हैं, मैं तो उतना नहीं लिख पाती हूँ। तो मैंने कहा डर से लिख रही हो, तुम वो लिख रही हो जो तुमको कोचिंग्स में पढ़ाया गया, प्रश्न देख ही नहीं पा रही हो। होता है कि नहीं होता? कई बार हमारे अंदर का शोर इतना ज्यादा होता है कि हम बाहर की आवाज ही नहीं सुन सकते। तो मैंने कहा आप अच्छा लिखती हो, आप में वो क्षमता है, बस ये चाहिए कि अपना विश्वास तो जगाओ। इतना घबराई हुई हो, कुछ भी लिख रही हो इसमें। मैंने कहा ये तो चाहिए नहीं। बोली हाँ सर, ये तो नहीं चाहिए। हमने कहा यहाँ पर बताओ क्या होना चाहिए। बोली ये होना चाहिए। हमने कहा आपने तो ये लिखा है। बोली हाँ सर, पता नहीं कैसे मैं ये कर रही हूँ। फिर एक प्रश्न हमने कहा ये 2 उत्तर हम आपके पढ़ते नहीं है, इसको बस देख के बताते हैं, आप बताओ इसमें से कितना दोगी। बोली सर इसको तो मैं ज्यादा नंबर नहीं दूंगी। मैंने कहा बिना पढ़े बता रहे हैं, सिर्फ लुक ऑफ दिस आंसर, 2 पेज में आपने आंसर लिखा है ये, तो जो भी आपका उत्तर पढ़ रहा होगा। बोली हाँ सर, इसमें मैं तैयार नहीं थी। मैंने कहा ये आपके 20 प्रश्नों के पहले 3 प्रश्न ये हैं आपके। तो उसने कहा हाँ सर, पहले 3 प्रश्न में तैयार नहीं थी। मैंने कहा यहाँ पे तो आपका पूरा का पूरा पेपर का अंक यहीं पे डिसाइड हो जाएंगे। तो पहले ही पेपर में तो वो सारी चीजें हैं, और आप लोगों को लगता है कि आप बिगनर हो, आपके पास चुनौतियां हैं। सिलेक्टेड स्टूडेंट है, एक भारत सरकार का अटैचमेंट है, अभी लंदन पहुंची हुई है, 7 दिन के लिए लंदन है। मैंने कहा मन में ये भी होगा कि लंदन भी घूमूं, और परीक्षा भी आ रही है, बड़ा सारा दुविधा है। बोली हाँ सर है, बट मैं क्लियर हूं कि लंदन तो फिर आना हो जाएगा, अब सरकार में है तो कई बार आएंगे भाई, कई बार ऐसा होगा कि भारत सरकार हमें भेजेगी, लेकिन अभी तो मेरी ये प्राथमिकता है। तो आप सोचिए कि अगर आपको लगता है कि आप उत्तर नहीं दे पाते हैं, आप अपनी समझ को विकसित नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे भी छात्र हैं जो परीक्षा दे चुके हैं और फिर भी वो चुनौती आती है, आपके पास तो जानकारी ही नहीं है, है ना। तो इसलिए आपसे कहता हूं कि किसी भी प्रकार का अहंकार ना करें,
छोटे मोटे नोट्स पे ऐसा ना सोचें कि किला फतेह हो गया है। आपका अपना विचारों का, समझ का, अपनी क्षमता का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, तो ये हुई पहली बात आज की बात शुरू करने के लिए। दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए, ये किसी ने चिट्ठी भेजी, सर महासागरीय कटक क्या होता है, इंटरनेट से समझ नहीं आया। तो इंटरनेट क्यों देखते हो भाई, पहले एनसीईआरटी देखेंगे। एनसीईआरटी जब सब बता देती तब तो इंटरनेट, बट तुम पहुंचे हुए थे इंटरनेट देखने, जब वो देख लिया, जब थक गए तो सोचे भाई कटक भी तो था, फिर कटक देखे, कटक में वो मजा नहीं आया, बोले ये तो सचिन सर का डिपार्टमेंट है, अब तो सर ही बताएंगे ये। ठीक है, ये पहाड़, ये बहुत बड़ी घाटी, यहां आप खड़े हो, ठीक है, यहां आप खड़े हो और जोर से चिल्लाए बाबू सोना, क्योंकि आपको जीवन में कोई और बाबू सोना नहीं कहता है, तो आपने सोचा एक वैज्ञानिक सिद्धांत का लाभ उठाता हूं, पहाड़ पे जाके जोर से चिल्लाए बाबू सोना, वहां से थोड़ी देर बाद आवाज आई बाबू सोना। कौन सा विज्ञान का सिद्धांत है ये, कौन सा है, हाथ खड़ा करके, हाँ क्या है ये, सुने कि नहीं सुने कभी, अबे फिल्मों में भी होता है यार, क्या बात कर दी है। क्या कहते हैं इसको, इको, हिंदी में कहते हैं प्रतिध्वनि, इको, प्रतिध्वनि। तो ये बताओ मुझे कि ये भूगोल का विषय है या विज्ञान का, विज्ञान का। तो आप इस यहां से ए से, अब बाबू सोना बोलो या ना बोलो वो तो मजाक में मैंने कहा, ए से बी की दूरी निकाल सकते हो, ए से बी की दूरी क्या निकाली जा सकती है, कैसे निकालोगे, कोई जो जानता हो हाथ खड़ा करेगा, उससे मैं पूछूंगा, इन्होंने हाथ खड़ा किया, प्लीज बताइए। ठीक, तो इनका ये कहना है कि मैं जैसे ही चिल्लाता हूं बाबू सोना, तो ये मेरा 0-0 टाइम है, ठीक है, मैं अपनी घड़ी ऑन रखता हूं, मेरी आवाज गई और वापस आई प्रतिध्वनि 2 सेकंड बाद, कितनी देर बाद आई, 2 सेकंड। ध्वनि की गति होती है 343 मीटर प्रति सेकंड। अगर 2 सेकंड में मेरी आवाज लौट आई टकरा के, तो कितनी दूरी है, कितनी दूरी कुल चल के आई, 2 सेकंड में चल के आई तो कितनी आई, 6 8 6 686 मीटर। लेकिन 686 मीटर तो गई भी और आई भी, तो दुगनी चली ना, तो दूरी तो आधी होगी, एक ही तरफ की यात्रा करनी है, बटा 2 कर दीजिए, फिर वही आ जाएगा, 343 मीटर दूरी पर है ये पहाड़। सिंपल सिद्धांत है, कोई गणित तो ज्यादा मुश्किल तो नहीं। यही अगर सी सेट में पूछ लेंगे ना तो आधी क्लास फेल हो जाएगी, सी सेट में इतना डर लग रहा होता है, तो सी सेट में मास्टर ऐसे होता है, गणित मैंने नहीं पढ़ाया तो तुम कैसे पास होगे, अरे इससे हो जाएंगे यार, थोड़ी प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए। फिर चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, छात्र प्रश्न ही नहीं सुनता है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ विज्ञान। विज्ञान का मतलब कि आप ध्वनि की तरंगों से, ध्वनि की तरंगों से अपनी दूरी पता कर सकते हैं, पहला ये हुआ। अब मुझे एक बात बताइए कि आप नदी बह रही है, आप किनारे पे खड़े हुए हैं नदी के किनारे पर, और आप अंदर नदी के नीचे झांकना चाहते हैं कि इसके तल में क्या है, क्या आपको पता चल जाएगा जब तक नदी साफ ना हो? नदी की गहराई क्या देख के पता कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या होना चाहिए, देखना पड़ेगा ना अंदर। तो नदी में तो पानी में बहुत सारी गर्त होती है, पानी मटमैला है, नहीं दिखाई देता। समुद्र में क्या देखकर पता कर सकते हैं समुद्र के नीचे क्या होगा? कोई तरीका होना चाहिए ना सागर का तल ढूंढने के लिए। और तल को तो मारो गोली है, तल तो बहुत बाद की चीज है। ये पानी है और यहां पर एक पनडुब्बी चल रही है। ये क्या है, एक पनडुब्बी, ये चल रही है। ये पनडुब्बी किसी भी चीज से टकरा सकती है कि नहीं? यहां पे अगर पहाड़ है तो ये टकरा सकती है कि नहीं टकरा सकती? लेकिन पानी में तो दिखाई नहीं देता, तो पनडुब्बी देखेगी कैसे?
सोनार से। सोनार क्या होता है? सोनार होता है सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग कहते हैं। तो ये सोनार किस सिद्धांत पे चलता है? उसी प्रतिध्वनि के सिद्धांत पे चलता है। तो क्या करता है, यहां से तरंग भेजता है बाबू सोना, और यहां से टकराकर जब वो आती है तो यहां पर नोट कर लेता है, टाइम पता चल जाता है कितनी दूर है खतरा, पता चलेगा कि नहीं चलेगा। इसका विकास लगभग द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ, इस तरीके का सोनार का विकास कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध में। लेकिन यहां पर साउंड वेव नहीं जाती है, साउंड वेव भी हो सकती है, वरना आपके पास बहुत सारी वेव्स हो सकती हैं। एक तरंग तो हमने उसमें भी देखी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए, वो क्या थी? वो भूकंपीय तरंगे थी। ऐसे ही साउंड भी हो सकती है, ऐसे रेडियो वेव्स भी हो सकती, क्या हो सकती है? रेडियो वेव्स हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो सकती हैं। तो एक पनडुब्बी को अगर अपने आगे की दूरी, अगर दूसरी पनडुब्बी आ रही है, दुश्मन के बारे में उसकी दूरी पता करनी हो, तो क्या करना होगा? तरंग भेजो, उससे टकरा के लौटेगी, टाइम नोट कर लो, और ये हो गया। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा वो हमारे पास आ रहा है? मान लो दो पनडुब्बी आमने सामने हो गई, ये पता कैसे चलेगा वो हमारे पास आ रहा है? सर, समय कम होता जाएगा, जितनी देर में आप रिसीव कर रहे हो समय कम होता जाएगा, अगर दूर जा रहा है तो समय। तो इतनी तो समझदारी होगी कि नहीं होगी? तो ऐसा ही कुछ मैंने आपको बताया कि जब हम बात करते हैं हमारी आकाश गंगाओं के दूर जाने का, तो उनसे भी तरंगे आ रही होती हैं ना। तो ये तरंग आ रही है, रेडियो वेव आ रही है, जो भी आ रही है, हम उनसे क्या करते हैं, हम उनकी तरंगे ले लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और हम उन तरंगों का क्या ध्यान देते हैं? उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी फ्रीक्वेंसी, तरंग दैर्ध्य हम देखते हैं उनका। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होती है, इसका मतलब वो हमारे पास आ रही है, और फ्रीक्वेंसी घट रही होती है, इसका मतलब वो हमारे दूर जा रही। और फ्रीक्वेंसी का उल्टा क्या होता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ तरंग की लंबाई। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो तरंग की लंबाई घटती है, इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा संबंध होता है। और हमने कहा वेबग्योर में जो कमजोर तरंग होती हैं वो रेड की तरफ होती हैं, और जो भारी एनर्जेटिक तरंग होती है वायलेट की तरफ होती हैं। तो जब भी कोई चीज आपसे दूर जा रही है तो उसका तरंग का लंबाई क्या होगी? कम होती चली जाएगी, तो रेड शिफ्ट हो जाएगा। अभी कह रहे हैं सर वो रेड शिफ्ट सर हमने इंटरनेट से देखे, हमको समझ में नहीं आया, आप समझाइए। ये सारी चीज क्या मेरा डिपार्टमेंट है? मेरा डिपार्टमेंट नहीं, लेकिन ये शब्द मुझे यूज करना है, मुझे यूज करना है, एको यूज करना है, सोनार यूज करना है। तो इसलिए इतना भर मुझे साइंस अपने छात्र को बताना है। नहीं तो मेरा काम तो बहुत आसान है, नोट्स लिखवा दो, काम खत्म। बट बेसिक वो है। अब आपका मन हुआ कि भाई सोनार ही समझना है, अब आपका मन हुआ सोनार ही समझना है, तो आप उस पर शोध कर सकते हैं। जैसे आपने कहा सर ब्लू शिफ्ट और समझना है, पढ़िए यार उस चीज को, बिल्कुल विज्ञान है, थोड़ा और पढ़ना चाहिए। बट मेरे लिए मोटे तौर पे मुझे किसी की दूरी, मुझसे दूर होना या पास होना, उस तरंग के प्रॉपर्टीज से पता चल जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी से पता चलता है, उसकी वेवलेंथ से पता चलता है, उसके आने और जाने की के समय से भी मैं बहुत चीजें पता कर सकता हूं। ये सारी चीजें मुझे विज्ञान ने सिखाई हैं, और मैं चाहूंगा कि आपको वो होना चाहिए। ठीक है, इतना साइंस का यूपीएससी देना है तो होना चाहिए। तो ये सब साइंस वाले सर ने बता दिया है, तो लक्ष्मी जी को तो ये बता है, तो आप भी साइंस वाले सर से पूछ लीजिएगा। फिर भी इन्होंने पूछा ये प्रश्न, तो मैंने उत्तर दे दिया। अब मैं अपने विषय पर आ जाऊं। तो मेरा विषय क्या था? श्रीमान वेगनर। ठीक है, इज्जत की मौत मरे या बिल्कुल ही गुमनामी में मारे गए? गुमनामी। अच्छा काम कर रहे थे, बकवास कर रहे थे? अच्छा काम कर रहे थे यार, बढ़िया, मतलब अपने वक्त से आगे का काम कर रहे थे। उन्हें पाइनियर माना जाता है अपने काम का, कि भाई ऐसा जैसा किसी ने पहले नहीं किया, और बढ़िया से वैज्ञानिक भी थे। तो अब जैसे मैंने अभी आपसे कहा, मैं एक छात्रा से बात कर रहा था कि उनकी तैयारी कैसी है उनके पेपर का। तो क्या मैं उनके पेपर का मूल्यांकन कर रहा था कि नहीं कर रहा था? तो मैंने उनके उत्तर का मूल्यांकन करके उन्हें फीडबैक दिया, क्या अच्छा है क्या नहीं है, वो सारी चीज। तो मूल्यांकन शब्द का अर्थ आपको पता चल गया क्या होता है? मूल्यांकन मतलब किसी भी चीज का मूल्य आंकना, कि क्या कीमत है उसकी। तो ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया था कि जरा पढ़ के आइएगा एनसीईआरटी क्लास 11, तब मेरे कह देने से तो आप पढ़ते नहीं है, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल पढ़ के आए होंगे। तो मुझे लगा इसमें प्रीलिम्स ना करके आज का प्रश्न मेंस का करते हैं। ठीक है, वेगनर के
महाद्वीपीय विस्थापन विचार का मूल्यांकन कीजिए। 10 अंक में अगर आपसे ये पूछा जाए 2 पेज में लिखना है तो आप भी लिखेंगे तो नहीं, लेकिन क्या बिंदु डालना चाहेंगे कम से कम वो तो कर ही सकते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो उत्तर लेखन का पहला पहला कदम क्या होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग की कुछ विचार तो होने चाहिए इस विषय पर। तो इस विषय पर विचार पैदा करेंगे और देखें कौन कितने विचार पैदा कर पाता है। जल्दी से। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो भी विचार आ रहे हैं, उत्तर लेखन का पहला कदम ही ये है। जो भी छात्र सोचते हैं उत्तर लेखन मतलब मास्टर जी टर्राएंगे और आप लिखेंगे, वो गड़बड़ है। चलिए तो रुक जाएंगे। तो पहली चीज तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि उत्तर लेखन ऐसे हवा हवाई चीज नहीं है। जब छात्र बोलते हैं सर मैं उत्तर लेखन सही करवा दो, देखिए खाली ग्लास में तूफान नहीं आते। जब कुछ भी नहीं है इसके अंदर तो काहे का उत्तर लिखोगे? और याद है आप पहली क्लास से उत्तर लिखने की चेष्टा कर रहे हो, कुछ तो लिखवा भी रहे हैं आपसे पहली क्लास से ही। हाँ भाई लिख दिया, कलेक्टर महसूस हो रहा है, सरारी फील आ रही है। इसे चरस कहते हैं और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो फील तो अभी आई होगी अभाव की, फील अभी आई होगी सच्चाई वाली फील, यार ये तो गड़बड़ है। ठीक है, अब कुछ लोगों ने इसमें कहा कि भाई मैं जो हूं मैं इसमें लिखूंगा जिग्सॉ फिट, मैं इसमें लिखूंगा रॉक एविडेंस, मैं इसमें लिखूंगा टिलाइट, मैं इसमें लिखूंगा फॉसिल। अब अगर प्रश्न ये होता कि श्रीमान वैगनर ने अपने सिद्धांत के क्या साक्ष्य दिए, तो ये लिखो, तो ये लिखो, ये तो पूछा नहीं ना। लेकिन मैंने कहा ना, वो कहते हैं इग्नोरेंस से ज्यादा खतरनाक इग्नोरेंस ऑफ योर ओन एबिलिटीज ज्यादा है। एक बार को अगर आप किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं रखते, अज्ञानी हैं, वो इतना नुकसानदायक नहीं है। ज्यादा नुकसानदायक क्या होता है? आप इस बात से अज्ञान है कि आप अज्ञानी हैं। तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा मेरे अंदर का आईएएस ये बोला, ये नहीं है, ये है ही नहीं।
दूसरा, वेगनर साहब मानते थे कि सारे महाद्वीप एक साथ हैं, तो ये क्या हुआ? ये तो कोई मूल्यांकन ही नहीं हुआ। मूल्यांकन मतलब उनका कोई मूल्य है कि नहीं? तो मुझे लगता है कि अगर मूल्यांकन मुझे लिखना हो तो मूल्यांकन में मुझे लगता है कि ये जो है नॉन परमानेंसी, नॉन परमानेंसी या अस्थायित्व विचार के अग्रगामी वैज्ञानिक प्रचारक थे। ये तो मूल्यांकन। कौन थे? अग्रगामी क्या होता है? पायनियरिंग वर्क। ये ऐसा काम जो इससे पहले किसी ने नहीं किया था। विचार तो बहुतों ने दिए होंगे, लेकिन उसका एक वैज्ञानिक आधार देना ये किसी ने नहीं किया था। तो ये जो उनका विचार है, तो ये नॉन, उनका महाद्वीपीय विस्थापन विचार, नॉन परमानेंसी विचार, अस्थायित्व विचार के अग्रगामी प्रतिपादक या वैज्ञानिक विचारिक विचारक के रूप में, प्रचारक के रूप में होना चाहिए। कितने लोगों के पास ये था, ये विचार? 1 2 3 4 5 6 7। क्लास का 1% भी नहीं है इसमें मूल्यांकन में। आप खुद बताइए, मूल्यांकन आपको रिपोर्ट कार्ड मिलती थी तो पहली चीज तो मोटा मोटा माँ बाप क्या पूछते? पास या फेल। अच्छा था यार, था कि नहीं था? उसके बाद कौन था? एक इन्होंने, इन्होंने क्या किया? पहला तो ये नॉन परमानेंसी की बात की, नॉन परमानेंसी की बात की। दूसरी बात, इन्होंने शोध आधारित, शोध आधारित महाद्वीप व महासागरीय स्थापना को समझाने की कोशिश की। है या नहीं? क्या नाम था उनकी किताब के शीर्षक का? किताब का शीर्षक क्या था? ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। क्या इन्होंने अपना लक्ष्य अर्जित किया? जो इनका लक्ष्य था उस पर काम किया कि नहीं किया? तो उन्होंने किया। शोध आधारित ये स्थापना को समझाया, निश्चित रूप से समझाया, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये इनका मूल्यांकन, जो अच्छी चीज है वो तो आएगा कि नहीं आएगा? वो सारी चीज आएगा। शोध में, शोध में इन्होंने जलवायु व भूगार्भिक व भू जैविक साक्ष्य एकत्रित किए। कौन से साक्ष्य एकत्रित किए? भूगार्भिक में क्या था? चट्टाने, चट्टाने थी। जलवायु में क्या था? हमने कहा कि ठंडी जलवायु, हिमानी जलवायु की चीजें, हिमोड़ कहां पर मिले? विषुवत में मिले। और उष्ण कटिबंधीय चीजें कहां मिली? ध्रुवों पर मिली। तो जलवायु के साक्ष्य किए, उसके बाद किए भूगार्भिक के साक्ष्य भी किए। भूजैविक क्या है? जो फॉसिल एविडेंस है, फॉसिल एविडेंस है। तो ये तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। और अपने आलोचकों या अपनी आलोचना के बाद भी साक्ष्यों सहित अपनी राय रखी। मूल्यांकन करना है ना। अब बताओ इसमें कहां गुंजाइश है कि मैं बता रहा हूं जिग्स ऑफ इट था, ये था, वो था। यहां पर क्या आएगा? साक्ष्यों सहित। यहां पर आएगा एग्जाम्पल, उदाहरण। उदाहरण क्या था? उदाहरण में डाल दो, जिग्स ऑफ इट डाल दो, या फिर जो भी मैंने आपको 4 5 बताए वो सारे उदाहरण में आएंगे। बट विचार तो ये है ना, उत्तर में तो क्या है? ये 4 विचार होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है कि नहीं? लेकिन मूल्यांकन का मतलब ये थोड़ी होता तारीफ करो। मूल्यांकन का मतलब कहीं चूक भी तो हो गई। ये सब करने के बावजूद भी उनके समकालीन विद्वानों ने
उनके विचार नकार दिए। नकार दिए, क्यों नकारे? क्यों नकारे? क्यों नकारे? हाँ, हाँ, तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, क्योंकि उनके विचारों में कुछ त्रुटियां थी। बैठ जाइए। क्योंकि उनके विचारों में, उनके साक्ष्यों में वह सिद्धांतों में त्रुटि थी। सर क्या त्रुटि थी उनके साक्ष्यों में? तो हमने क्या साक्ष्य दिया था? हमने क्या साक्ष्य दिया था? हमने तो ज्वारीय बल, वो तो सिद्धांत था ना। सिद्धांत में उन्होंने क्या दिया? तो विस्थापन, विस्थापन के बल, विस्थापन के बल, जिसमें उन्होंने क्या कहा? ज्वारीय बल। और क्या था? पोलर फ्लीइंग, कुछ जगह पर लिखा होगा प्लवनशीलता। प्लवनशीलता, बोयंसी का सिद्धांत लगाया था कि ये जो है वो है। ये गलत है, गलत है। फिर उनका साक्ष्य ये था, यहां पर उन्होंने साक्ष्य दिए कि एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप से, महाद्वीप महाद्वीप टक्कर जो होता है, टकराव जो होता है, वो कब होता है? जब महाद्वीप महासागरीय नितल को काटते हैं। ये गलत बात थी। उन्होंने क्या कहा? महाद्वीप क्या है? आइस ब्रेकर की तरह चल रहे हैं और किसे कर रहे हैं? महासागर को काटते चले जा रहे हैं। ये गलत बात थी। आज हम ये जानते हैं कि महाद्वीप और महासागर एक ही प्लेट पर हो सकते हैं। प्लेट चलती है, ना कि सिर्फ महाद्वीप। तो इनकी जो संकल्पना थी केवल महाद्वीप चलता है, ये जो इन्होंने साक्ष्य दिए ये गलत थे। जो उनके नीचे के बल हैं वो भी गलत थे। चयन हो सकता है कि नहीं हो सकता? और जो उन्होंने गुरुत्व की, जो उन्होंने बल की बात की थी जिस तरह की, वो चैलेंज हो सकता है। यहीं पर एक और साक्ष्य इन्होंने दिया था जिग्सॉ फिट का। जिग्सॉ फिट का साक्ष्य दिया था, जो उनके आलोचकों ने कहा कि 200 मिलियन साल तक तट रेखा समान कैसे रहेगी, वो तो बदल जाएगी कि नहीं। 200 मिलियन वर्ष का तट रेखीय स्थायित्व। इन्होंने कहा 200 मिलियन साल पहले तटरेखाएं बनी, आज जाके जोड़ के देख लो फिट हो जाएंगी। उन्होंने कहा क्या मूर्ख बना रहा है यार, ये आदमी खुद ही कह रहा है कि चीजें स्थायी नहीं है और हमें ये मानने को कह रहा है 200 साल से, 200 मिलियन साल से स्थायी थी और आज जुड़ रही हैं। आप कहां पर हो? आप कौन से एक सिद्धांत को या तो हर जगह लगाओगे या एक जगह लगाओगे, आपकी मर्जी है। तो आलोचक तो ये हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है। अब मुझे बताइए, मूल्यांकन है, कितने लोगों के पास विचार थे? जब ये विचार नहीं होगा तो उत्तर लेखन कैसे होगा? तो उत्तर लेखन में मेरी भूमिका तो बाद में आएगी, पहले आपकी भूमिका आएगी कि नहीं आएगी? जब आप उस विचार को पढ़ते हैं, उन विचारों में कुछ शब्द आए हैं, कुछ सोच आए हैं, वो सृजित तो आप करेंगे है कि नहीं? ये सुनो, तो ये यहां पर हुआ। अब मूल्यांकन यहीं पे छोड़ दें। अब ये तो हमने बता दिया क्या अच्छा था क्या बुरा था, तो यहीं पर छोड़ दें या कुछ और? अब इसका कंक्लूजन भी ले जाना है, ठीक है। उपरोक्त सभी आलोचनाओं के बावजूद, अब ये कहने के तरीके है ना, ये सबको इतनी भाषा तो आती है कि उपरोक्त सभी आलोचनाओं के बावजूद अंततः वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत मान लिया गया है और ये उसके आगे के वैज्ञानिक विचारों का आधारशिला बना। क्योंकि ये अंत लास्ट विचार नहीं है, इसके बाद और भी विचार आए, और जो हम प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करते हैं
तो प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत है उसका आधार क्या है? ये अस्थायित्व आज का नियम है। जो स्थायित्व का विचार था उसे पूरी तरह से नकार दिया गया है। इन व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा माना जाता है। हो गया। अब उत्तर देने के लिए अब इतना सारा मसाला था। अब इस पे उत्तर लिखने की बात आती है तो ये आता है कि सर मेरा उत्तर लेखन कौशल, मेरी भाषा में क्या मैं इंप्रूवमेंट करूं, मैं किस तरह से इस उत्तर को और प्रभावी बना सकता हूं या सकती हूं। तब तो बात भी आती है उत्तर लेखन की। हम विचार शून्य होते हैं, हमने कुछ चीजें सिर्फ रटी हुई होती हैं और हम जो भी क्लास में पढ़ा है वो लिखना चाहते हैं। बताइए, उसने लिस्ट बनाई थी, किसी ने लिखी है वहां पर। जैसे ही मैंने पूछा क्या उत्तर दोगे, सर वो दूंगा, सारे साक्ष्य में लिख दूंगा। आपसे महत्व पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है? महत्व पूछ रहा है ना? हाँ जी सर, हम बताने की कोशिश कर रहे थे सर, पर सर टाइप का वर्ड लिमिट हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम था। आपको आता था, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनको नहीं भी आता था उनको उत्तर के लिए चुनौती तो समझ में आई कि चुनौती क्या है। पहले जो पढ़ रहे हैं उनमें कुछ शब्द हैं, कुछ विचार हैं, वो हमें याद भी होने चाहिए। जब जरूरत हो हम उन्हें रिकॉल भी कर पाए, और साथ ही साथ प्रश्न के आधार पर, ये नहीं कि जो भी क्लास में पढ़ा या किताब में पढ़ा वो एज इट इज लिख कर आ गए। और ये बताइए, जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये बात क्या आप पहली बार सुन रहे हैं? तो आपने स्कूलों कॉलेजों में किया है कि नहीं? सर यही तो उत्तर लेखन होता था। हो सकता है तब हमारे नहीं आते। और जिन छात्रों ने मेरे ख्याल से गणित और विज्ञान ले लिया, उनका जीवन तो न्यूमेरिकल में ही निकल गया। वो तो LHS इज इक्वल टू RHS में निकल गए। वो तो फर्जी में चला रहे थे। लेकिन ये तो मेहनत लग जाएगी भाई, लगेगी कि नहीं? इसी में क्या हमें चित्र बना देना चाहिए? जब आलोचना कर रहे हो तो बता दो, क्या दिक्कत है? ये जो उनके साक्ष्य हैं एक दो बना देंगे तो उत्तर का जो देखने का, जब हम देखते हैं उत्तर, क्या यार ये देखने में भी लग रहा है कि इस छात्र को आता है। ठीक है, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। मेरा उद्देश्य ये था कि जब मैं आपसे बात करूं तो आपकी तैयारी प्रीलिम्स की भी कराऊं, मेंस की भी कराऊं। बट ये कह देना हाँ हाँ अब आप आंसर राइटिंग कर सकते हो क्योंकि मैंने डिक्टेशन दे दिया है, अब ये वाला लिखाना। इसको पढ़ते ही एग्जामिनर ऐसे लेट जाएगा जमीन में, अरे प्रभु साक्षात कहां से आ गए, ये तो IAS ही है। ऐसा नहीं होता है। सस्ती चरस है। चरस नहीं, बहुत ही सस्ती है, बहुत ही कोचिंग वाली चरस है, मत चढ़ने देना। बट सर मजा इसमें ही आता है। हाँ वो मैं समझ गया। ठीक है, वापस आ जाए। हाँ जी, तो कहां पर हैं हम? वैगनर साहब 1903 में ये जनाब इंतकाल फरमा गए। वैगनर डाइज। मेहनत करते करते एकदम कर्मयोगी मौत मरे हैं ये। मुझे तो लगता है बर्फ बर्फ में निकालोगे तो मिल भी जाएगा। काफी दब गया होगा लेकिन शायद मिल जाए, क्या पता। जीवाश्म? नहीं, जीवाश्म तो तब होता है, अभी तो अभी ताजे तो मरे, 100 साल हुआ है। कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ है। अब आप बताओ, आपने सुना कि नहीं वो इजिप्ट में जो पिरामिड होते हैं उनमें जो उनके राजा रानी है उनको जो है अचार मुरब्बे में लपेट के रखा हुआ है कि नहीं? मम्मी जो बनाया हुआ, उसमें है क्या? तेल मसाले ही तो डाले गए हैं। जब वो बच सकते हैं चचा तो कोल्ड स्टोरेज में बर्फ में पड़े हुए हैं। बट कोई इज्जत ही नहीं करता यार, ढूंढा जाए निकाला जाए। मुझे लग रहा है वैश्विक तापन से जब ग्रीनलैंड की जब बर्फ पिघलेगी ना, ये तैरते हुए पाए जाएंगे वहीं पर। ये तैरते हुए कौन है? तो जब इनकी शिनाख्त होगी तब पता चलेगा, है ना? चलिए, मेहनती आदमी थे। 1928 में आर्थर होम्स ने मेंटल संवहन सिद्धांत प्रतिपादित किया। आर्थर होम्स के अनुसार, लिखेंगे आर्थर होम्स के अनुसार पृथ्वी की मेंटल की परत, पृथ्वी की मेंटल की परत में निरंतर संवहन चलता रहता है।
क्या चलता रहता है? निरंतर संवहन चलता है। इस संवहन का कारण, इस संवहन का कारण पृथ्वी के अंदर ऊष्मा का, पृथ्वी के अंदर ऊष्मा का असमान वितरण है। और मुझे लगता है, वैसे तो आपने पढ़ा होगा कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी, और ये हमारा कोर है। लगभग 84 से 85% आयतन किस में है? आयतन मेंटल में। लगभग 14% कहां पर है? कोर में। तो कुल मिला के 99 दशमलव कुछ हो गया कि नहीं? अगर 84 और 14 कर लो तो 98, 99, 99 हो गया। और लगभग 1% परपटी का है, ठीक है। अब मुझे बताइए, ये चित्र भी आप चाहें तो बना सकते हैं। एक्स और वाई, ये दोनों मेंटल का हिस्सा है, एक्स और वाई। एक्स कहां पर है? एक्स है कोर और मेंटल की सीमा, और वाई क्या है? परपटी, और ये तो हमारा बाबा मेंटल हुआ। बाबा मेंटल तो वैसे भी ठंडा होता है, चट्टानी ही होता है कि नहीं होता है? तो अगर एक्स और वाई की तुलना की जाए तो एक्स तो बहुत ज्यादा तापमान पर है। अगर इतना ज्यादा तापमान में अंतर होगा तो यहां की चट्टानें गर्म होकर ऊपर नहीं उठने लगेंगी? तो ये ऊपर उठेंगी, यहां आकर और आगे जा नहीं सकती क्योंकि ठोस हो गया, तो मुड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगी। मुड़ने के लिए बाध्य होंगी तो फिर क्या होगा? फिर भारी होकर नीचे आएंगी, फिर दोबारा इनका तापमान बढ़ेगा। तो इस तरह से संवहन या संवहनीय धाराओं का चक्र बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो आपने लिख भी लिया और चित्रण भी कर लीजिए, चित्र बनाइए। सिर्फ गोला बना के मत छोड़ दे। कुछ लोग तो इतना खुश हो गए, चल ये याद हो गया, 1% ये 84 ये 14। अबे हवा बनाने के लिए, ताकि गोल गोल घुमाना है उसमें, है ना? संवहन धारा समझ में आई? मैंने आपसे, जब मैंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पे बात की थी, मैंने आपसे एक सवाल रखा था आपके सामने कि पृथ्वी की परपटी में गहराई पे जाने पर हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। अगर इसको 6341 पे ले जाया जाए, उतने किलोमीटर पे जाया जाए, तो पृथ्वी के केंद्र में कितना तापमान होना चाहिए? 2 लाख डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। लेकिन है कितना? 6000। क्यों नहीं है? क्या आपको समझ में आ गया? इसलिए नहीं। अगर ऊष्मा हस्तांतरित हो रही है तो जो केंद्र में बहुत ज्यादा गर्म है, वो गर्माहट तो ये ऊपर ले आया ना, ले आया, उसने उसका क्या किया? हस्तांतरण कर दिया, रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये तो यहां पर जो तापमान गिर रहा था, तो ये इसी इन सारी चीजों से, आप सोचिए तो सही, वैज्ञानिक कितना काम करते हैं, इतना कुछ सोचते हैं। इसी चीज में मूल्यांकन में पहला तो इन बात को, इसी चीज का धन्यवाद कहना चाहिए कि आप केवल आंकड़ों को देखकर आप अपना विचार लगाते हैं, अच्छा ये ऐसा क्यों हो रहा होगा, फिर उसको ट्राई करते हैं, ठीक है। तो आप लिखिए, इस प्रक्रिया से, इस संवहन की प्रक्रिया से पृथ्वी के आंतरिक भाग में, इस संवहन की प्रक्रिया से पृथ्वी के आंतरिक भाग में निरंतर ऊष्मा हस्तांतरण, निरंतर ऊष्मा हस्तांतरण संभव होता है। निरंतर ऊष्मा हस्तांतरण संभव होता है। साथ ही साथ, साथ ही साथ पृथ्वी के
घनत्व विभेदन, घनत्व विभेदन में मदद करेगा कि नहीं? हल्की चीजें ऊपर जाएंगी, भारी चीजें नीचे आएंगी। घनत्व विभेदन के अभिन्न अंग के रूप में, घनत्व विभेदन के अभिन्न अंग के रूप में मेंटल में यह संवहन देखा जाता है। ठीक है। अब कुछ छात्रों का ये कहना होगा कि सचिन सर, अगर मेंटल में है तो कोर में भी होगा। सवाल तो है ना कि अगर मेंटल में चीजें चल रही हैं तो कोर में भी चलेंगी। और मेंटल की चट्टानें कैसी हैं? क्या वो तरल है? नहीं, वो तो सेमी सॉलिड है, उनको तो हिलाना भी मुश्किल है। और बाहरी कोर में तो ठंडा है, बाहरी कोर में तो इतना गर्म है कि वो तरल ही है पूरा का पूरा। तो क्या वहां संवहन होगा? निश्चित रूप से होगा। सर तो वो क्यों नहीं बताया? अरे जितनी बेचारे की जानकारी होगी यार, कब की बात कर रहा हूं, 1928 की बात कर रहा हूं, तो तब की बात है, जितना वो समझ पाए कोर का। तब पता भी नहीं था अंदर कोर है कि नहीं है। कोर तो बाद में आया ना, जब हमने कहा कि जब हमने जो भूकंपीय तरंगे देखी और उनकी गति बदलती दिखाई दी, शैडो जोन। चाचा के पास थोड़ी शैडो जोन थे, तो इनको तो यही पता था कि भाई अंदर गर्म है और अंदर जैसा है वैसा ही है। लेकिन इन्होंने कहा क्योंकि अंदर तापमान उस गति से नहीं बदल रहा तो कुछ होना चाहिए संवहन। ये बहुत सारे लोग उस समय क्या करते थे, लॉजिक से बहुत सारी चीजें निकालते थे। जैसा कि आपने देखा हमारे विद्वान श्री वेगनर ने भी बहुत लॉजिक लगाया, बट उसका कोई वैज्ञानिक साक्ष्य होना यंत्रों के आधार पर जिसका कोई तोड़ ना हो, उस समय वो संभव नहीं था। तो जो इन्होंने काम किया ये किया। अब अंदर तो हो ही गई चीजें, अंदर तो घूम रही हैं, क्या इनका सतह पे प्रभाव पड़ेगा? आप सोचिए, अगर चट्टाने, ठोस चट्टाने ऐसे आकर यहां से यूं जा रही हैं, तो इनके ऊपर धरी हुई है हमारी सतह की चट्टान, स्थल मंडल, तो उस पर भी तो तनाव पड़ेगा कि नहीं? वो अलग विभाजित होना चाहेगा। और जहां पर ये भुजाएं, कुछ जगह पर ऐसा होगा, ये भुजाएं, इनका क्या हो रहा है, यहां पर अभिसरण हो रहा है। और यहां पर क्या हो रहा है, ये दूर जा रही हैं, एक दूसरे से विभाजित हो रही हैं। तो यहां पर क्या पैदा करेगा? तनाव। जो प्लेट है उसको दो तरफ खींचोगे तो उसमें तनाव होगा, वो टूट जाएगी। और यहां पर क्या पैदा करेगा? संपीड़न बल। सर संपीड़न क्या होता है? दबाव, दोनों तरफ से पिचकाना। तो ये मेंटल धाराएं क्या सतह पर वो कर सकती हैं? अच्छा एक बात बताओ, जहां पर तनाव होगा, क्या ये भी हो सकता है कि प्लेट में दरार आ जाए? प्लेट है, प्लेट में दरार आ जाए। दरार आ जाएगा तो नीचे तो मैग्मा है, तो क्या मैग्मा बाहर आने लगेगा कि नहीं आने लगेगा? तो हमने कहीं पर बात किया था दरारी, उसके बारे में, दरारी वोल्केनो के बारे में, तो उसमें दरार में से मैग्मा बाहर आ जाएगा। मैग्मा, पिघली हुई चट्टानों को क्या कहते हैं? मैग्मा। लेकिन सतह पर जब आ जाएंगी तो उन्हें क्या कहते हैं? लावा। अब सतह पर आ गई तो अब तो वो बाहरी उसके आवरण के संपर्क में आ गई, उनका तापमान तेजी से ठंडा होगा कि नहीं होगा? तो हो सकता है वो तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाए, तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाए, तो पर्वत श्रृंखला बन सकती है। बन सकती है कि नहीं बन सकती? तो आप यूं समझिए, ऐसे ही मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि ये हमारी एक प्लेट, अभी तो आपको प्लेट की मैंने वैसे बात नहीं की है, बट ये हमारी स्थलमंडल है। स्थलमंडल की ठोस चट्टान क्या है? ठोस चट्टान। और इस पर यह तनाव बल लग रहा था। क्यों? क्योंकि नीचे से संवहन हो रहा था, संवहन इसको इधर धकेल रहा था और इसको इधर धकेल रहा। अब गैप हो गया तो ये बाहर निकल के आ जाएगा, आएगा तो ठोस हो जाएगा कि नहीं? ठोस हो जाएगा। यहां पर भी ऐसे ठोस हो जाएगा, इस पूरी पंक्ति में ठोस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? मुझे बताइए, बीच में से मैग्मा निकल रहा है और इधर क्या बन रहा है? दोनों तरफ चट्टानें बननी कि नहीं बननी? अच्छा, पृथ्वी जो प्रारंभिक रूप में थी वो पूरी की पूरी पानी से ढकी हुई थी, तो ये भी तो हो सकता है कि ये सागर के नीचे हो रहा हो। ऊपर क्या है? सागर की सतह है, तो ये नीचे हो रहा है, सागर के नितल में हो रहा है। तो एक लंबी पहाड़ी बन सकती है कि नहीं? इस दरार के दोनों ओर पहाड़ 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 हो सकते कि नहीं हो सकते? हो सकते। तो ये जो चिट्ठी लिखी है चचा ने, चचा चाची जो भी हैं, सर महासागरीय कटक इंटरनेट से समझ नहीं आया।
बिना इंटरनेट ये जो महासागर के नितल पर जहां पे दरार होती है, जिसमें से मैग्मा निकल के ठोस लावा की चट्टान बना देता है, इसको कटक कहते हैं। अंग्रेजी में रिज, हिंदी में कटक। इतनी सी बात है। अगर ये कटक ऊंचा हो गया, भाई होता रहा, जमाव होता रहा होता रहा होता रहा, हो सकता है सतह तक आ जाए, तो इसका कुछ भाग जो है दिखने लगेगा। सतह पे दिख सकता, पानी की सतह पे, तो क्या कहलाएगा? द्वीप कहलाएगा। और कौन सा द्वीप? कटकीय द्वीप। चलेगा, एडजेक्टिव लगाया, विशेषण लगाया। कटक पे जो कटक का हिस्सा बाहर आ गया। इसके लिए इंटरनेट क्यों जाना है? इंटरनेट के लिए वो जाते हो वहां जाओ, बट इसके लिए नहीं है। ठीक है, हटा दिया। ऐसा मुश्किल मुश्किल बनाते हो छोटी छोटी चीज को सर, उसके लिए जरा यहां से पता करें, वहां से। ये बना लिया तो फिर भी मैं कहता हूं, लिखने के शौकीन लोग जो पीडीएफ कलेक्टर होते हैं, नोट्स कलेक्टर होते हैं, वो लिख भी लेंगे तो उसके आगे नहीं बढ़ सकते। सर्वेश पटेल बोल रहा है नितल क्या होता है। सर्वेश पटेल, हिंदी मातृभाषा है ना, जब ये बता रहे हैं कि सागर के नितल के अलग हो जाने से फिर वहां मैग्मा आएगा, तो गैस तो करोगे नितल क्या होता है? सागर का नितल। सर्वेश पटेल को अंग्रेजी आती नहीं और हिंदी की इतनी ज्यादा औकात गिरा देंगे। कौन सी वाली आती है? सर्किट वाली। ए भाई, अपना सब गड़बड़ चल रहा है। यूपीएससी वाला समझेला ही नहीं कुछ। ये नीतल पीतल पढ़ा रहा है इधर कुछ। ना हिंदी जानेगा ना अंग्रेजी जानेगा, वो बोलेगा हिंदी माध्यम और बोलेगा रिजल्ट नहीं आ रहा है। और जब आप खुद बताइए, हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, आपको शब्द का अर्थ नहीं आता, संदर्भ में तो समझेंगे ना कि वो दरार हुआ सागर के नितल पर, वो बाहर निकला, पहाड़े बन गए, तो जो पहाड़ सागर के नितल पर हैं वो। सर नितल क्या होता है? कबूतर का नाम है नीतल। नीतल। एक और आया धरातल होता है। एक से एक चैम में हटाओ यार, चैट हटा, पूरा क्लास को ले बीतते हैं ये, अपने साथी ले बीतते हैं। सर ये साइंस वाले ने बताया था, इंग्लिश वाले ने, हिंदी इंग्लिश की भी क्लास चल रही है। एक कह रहा है सर 12 घंटे क्लास करता हूं सर, क्या करूं? अभी रक्षाबंधन आने वाला है, आपके सामने 2 किलो गुलाब जामुन है, ठीक है? उसी टाइम खाने हैं क्या? और खा लोगे तो फिर क्लास में आने लायक तो रहोगे नहीं, वो निकालोगे कैसे? वो सब नितल में अटक जाएगा। दिक्कत है कि नहीं है? तो आपके क्लासेस गुलाब जामुन है, एक दिन में 16 घंटे खा रहे हो, सब अटक जाएगा भाई। सोचने की बात है, क्यों करनी है भाई सारी की सारी? जब और ऑनलाइन वालों का तो समझ में नहीं आता। ऑनलाइन वालों का तो अच्छा ये वाला भी सही चल रहा है, ये वाला भी सही चल रहा है, सर कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन सर नितल क्या होता है ये बता दो। भाई आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए, बच्चे जो एमएमपी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये 12 से 14 घंटे पढ़ते हैं। कितना पढ़ते हैं? 12 से 14 घंटा पढ़ते हैं। अब मैं आपकी क्लासेस की मैं बात कर लूं, तो आप जो भी क्लास पढ़ते हो, मान लो 2 घंटे की एक जीएस की क्लास कर रहे हो, ठीक है? एक जीएस की क्लास कर रहे हो 2 घंटे की, एक ऑप्शनल की कर रहे हो, कुछ ऑप्शनल नहीं कर रहे हो तो जीएस की 2 कर रहे हो, अच्छी बात है। कितने घंटे हुए? 4 घंटे हुए। भाई मैं कह रहा हूं 12 से 14 घंटा पढ़ रहे हैं, 4 ही घंटे तो हुए। सारे शिक्षक क्या 2-2 घंटे पढ़ा रहे हैं? जरूरी नहीं, कुछ शिक्षक ऑनलाइन में तो कई क्लासेस 1-1 घंटे की भी होती हैं, 1-1 घंटे की भी होती हैं, छोटी भी होती हैं, सब तरह की चीजें। अभी हो गए 2। अब इनको मुझे एक बात बताइए, आपको एक शिक्षक इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, एक शिक्षक आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, केवल क्लास भर अटेंड करने से तो अभी आपने देख लिया उत्तर तो हो नहीं सकता, तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, स्वाध्याय तो करना पड़ेगा। तो 1-1 घंटा स्वाध्याय भी चाहिए। 6 घंटे तो आपके इसमें निकल चुके हैं, 6 घंटे निकल चुके हैं। उसके बाद जब हमने इन दोनों को न्याय कर लिया, तो मुझे लगता है बड़े टॉपिक कौन से होते हैं? ज्योग्राफी बड़ा होता है, हिस्ट्री बड़ा होता है, पॉलिटी बड़ा होता है, इकोनॉमिक्स बड़ा होता है। छोटा वाला कौन सा? सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय कहीं से भी उठा सकते हो, छोटा टॉपिक है तो हो सकता है। आंतरिक सुरक्षा, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। इनमें स्मॉल टॉपिक, ये तो मेजर टॉपिक है ना, मेजर टॉपिक। इनमें जो स्मॉल टॉपिक हैं, इनकी केवल क्लास कर लो। एक क्लास अगर मान लो डिजास्टर मैनेजमेंट की चल रही है 1 आवर, इसमें जो भी क्लास नोट्स हैं वो बहुत होते हैं, इतना बहुत होता है, तो इसका सिर्फ क्लास भर कर लिया।
तो कितने हो गए? 6 के बाद 1 घंटा 7 हो गया। मान लो 8 भी हो गया, 8 भी हो गया। अब इसके बाद अगर आपको और 500 क्लास करनी है डेली, तो भाई फिर तो गड़बड़। मुझे लगता है अब इस 8 घंटे के बाद अब बचा हुआ मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है अगर मेरा गणित कमजोर है, सी सेट कमजोर है, तो 1 घंटा मैं इसको दे सकता हूं। 1 घंटा मैंने गणित को दे दिया, एक दिन गणित दिया, एक दिन कॉम्प्रिहेंशन दे दिया। एक दिन गणित दिया, एक दिन कॉम्प्रिहेंशन, जो उसकी उपयोगिता है भाई उस हिसाब से कर रहा हूं, कोई ऊपर नीचे नहीं। और मुझे लगता है कि 1 घंटा मुझे करंट अफेयर्स में भी देना चाहिए। आपके सामने लिख के दिया भाई, 2 जीएस की क्लास अगर 2 हो रही हैं, 2 बड़े क्षेत्र हो रहे हैं, जैसे आपका क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट चल रहा है और ज्योग्राफी चल रहा है, ये बहुत है, बहुत है। अब इसके बाद आपको 3 क्लास और करनी है दिन में, तो सब कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। वो वाली बात हो जाएगी कि 2 मिठाई के डब्बे पड़े थे, आपने सारे के सारे खा लिए, ना तो अब मीठा लग रहा है ना कड़वा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है ये अंदर तो गया बाहर कैसे आएगा। सिंपल सी बात है भाई। तो सबके सब, सर क्लास तो बहुत मजा आ रहा है सर, लेकिन ना सर हालत बहुत खराब हो रहा है, आपका आत्मविश्वास टूट जाएगा भाई। मैं तो कह रहा हूं आपका आत्मविश्वास टूट जाएगा। यहां आपका आत्मविश्वास होगा, 2 क्लास पढ़ते हो, अपने शिक्षक से बात करते हो, सर यहां कैसे उत्तर लिखूं, क्या लिखूं, मैं पढ़ के भी आया हूं, प्रश्न भी पूछेंगे, पूरे पूरे आत्मविश्वास के साथ पूछोगे। यहां पर 1 घंटा समाचार, अब हो क्या रहा है, हर चीज यूट्यूब पे सुननी है, ये नहीं कि समाचार खुद भी देख लें। आप बताइए वो सुन के की हुई चीज और खुद के देखी हुई चीज में अंतर है कि नहीं है? और क्या एक ही दिन में सारा का सारा करंट हो जाएगा? नहीं होगा, कुछ विषय चल रहे हैं और धीरे धीरे ही तो डेवलप होता है। आपको पर्यावरण अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं, तो आप बताइए जलवायु परिवर्तन क्या एक ही बार करंट अफेयर्स है? वो तो सतत प्रक्रिया है ना। कभी सरकार की ये नियम आ रही है, कभी ये संधि हो गई, कभी यहां पर ये सीओपी में निकल कर आया, वो सारी चीजें जुड़ती चली जाती हैं। बट पहले एक आधार तो तैयार करेंगे ना, कोई आधार है निराधार। सर 10 से 12 क्लास चल रही हैं सर, क्या करूं? देखो और भी अच्छे तरीके हैं आत्महत्या करने के, ये दर्द वाला क्यों कर रहे हो? कोई कहो तो सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका बता देता हूं, जिसमें आसानी से मुस्कुराते हुए जाओगे। यहाँ तड़प तड़प के मरने का क्या फायदा? और इल्जाम किस पर आ रहा है? ये मास्टर तड़पा रहे हैं, नीतल नहीं पता है मुझे। अबे नीतल पता होना चाहिए। और जब पता चला नीतल, हाँ सर ये तो पता था, बस ऐसे ही पूछ लिए। क्यों पूछ लिए? क्योंकि अपना आत्मविश्वास डाउन है। तो सब लोगों से कहूंगा चीजें अनुपात में अच्छी रखती हैं, और आप सबने अपने जीवन का अधिकतम काल शिक्षा में ही बिताया है। आपने मैनेज किए हैं, एग्जाम्स मैनेज किए हैं। अभी भी बता रहा हूं, मुख्य परीक्षा चैलेंज मैनेजमेंट का ही है, टाइम मैनेजमेंट का है, उसके अलावा कोई नहीं। तो ये आपको अगर हो रही है चुनौती, तो ये स्वाभाविक है, इस परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट है। और मैं बता रहा हूं, जो लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं करके आए, पिछले 20 साल से यूपीएससी दे रहे हैं, भैया हो चुके हैं मुखर्जी नगर के, वो सारे के सारे भैया हो चुके हैं। भैया हमको आता सब है, बस वो यूपीएससी हमको समझ नहीं पा रही है। चाचा उल्टा सोचो, तुम नहीं समझ पा रहे हो। अगर टेस्ट है प्रबंधन का, समय के अंदर अपनी चीजों को बांध लेना और इस अंधी दौड़ में ना पड़ना कि हर एक चीज जाननी है, जो काम की चीज है वो जाने। अब ये जो लड़की जिनसे मैं बात कर रहा था, इनके वैकल्पिक विषय ज्योग्राफी में 285 आए 500 में से, जीएस में इनके 385 आए 1000 में से, एसए में इनके 90 आए 200 में से, ठीक है, और बाकी साक्षात्कार जो भी था। तो इनकी चिंता क्या थी? इनकी चिंता ये थी कि सचिन सर, मैं अपना ऑप्शनल ना जीएस और एसए के साथ मैनेज नहीं कर पा रही हूं। आपसे मैं व्यवहारिक उदाहरण देकर बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ हवाबाजी में नहीं हूं, मैं बहुत ही क्लियर बात कर रहा हूं। इस लड़की में सारा पोटेंशियल है, ये हो सकता है टॉप कर जाए, अगर ये बात आज की बात इसको समझ में आ गई तो। इसने कहा सर मेरे को ये इसमें डर लग रहा है सर, इसका टाइम नहीं मिल रहा, मैं पूरा टाइम दे रही हूँ, ये 2 अटेम्प्ट दे चुकी है, 2 बार तो पास हुई है, ठीक है। मैंने कहा बेटिया कितना जाओगी इस पर, कितना जाओगी? पढ़ लो, ऑप्शनल में कितना चली जाओगी? बहुत ही अच्छा हो गया तो 300 ये कर जाओगी ना। तुम इस चिंता में हो कि मैं ऑप्शनल की जड़ तक जाना चाहती हूं, उसको और करना चाहती हूं, और करना चाहती हूं, और करना चाहती हूं, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूं, आपका आंसर देखकर मैं बता रहा हूं, अभी भी 385 पे खड़ी हो। 10 में से तुम्हें 3.8 या 3.9 देता हूं मैं। और मैं बता रहा हूं,
आदित्य इसे उछालकर 440 की तरफ ले गया। कितने अंक बढ़ेंगे? कितने अंक बढ़े? 55। 55 बढ़े कि नहीं? निबंध में एक बार 120 लाई थी, पिछली बार घबरा गई जब ज्यादा रट के गई। रटना, ऑप्शनल वाले शिक्षक बहुत रटवाता है। रट के गई, मैंने कहा इसमें मेरे पास 30 नंबर खड़े हुए, 85 नंबर का गेन ये आसानी से संभव है। यहां लगभग किडनी का रोग हो सकता है और 15 निकल के आएंगे। इस बार की जो 100 मीटर की रेस हुई विश्व में, जो सबसे तेज भागने वाला व्यक्ति निर्धारित करता है, उस 100 मीटर की रेस में हर कोई लगभग साथ था। रैंक 1 और रैंक 2 में अंतर है 1 सेकंड का 500वां हिस्सा। 1 सेकंड का 500वां हिस्सा। जब वो कंपटीशन होने वाला है तो आप बताओ, आप मेरी जगह होते तो इस छात्रा को किस पर काम करने को कहते? 85+। वैज्ञानिक आधार से प्रबंधन की बात है। अब यहां पर बिगनर्स के साथ हूं, सर 12-12 घंटे क्लास चल रही है, सर मैं क्या करूं? गलत बात है। आप अपनी प्राथमिकताएं तो करेंगे कि नहीं करेंगे? सर इंस्टीट्यूट दे रहा है, अरे भाई तो आप जितना खा सकते हो वही तो है। ऐसा थोड़ी कि मोहल्ले में जो खाना बना, अरे मोहल्ले में बना था इसलिए मुझे खा के भोग लगा के आना है। क्यों लगा के आना है? जो आपकी क्षमता होगी वो तो आप समझेंगे कि नहीं समझेंगे? समय के साथ क्या क्षमता बढ़ेगी? वो भी बढ़ेगी। तो ये बचकाना प्रश्नों की जगह मैं आपसे, आपके सामने व्यवहारिक चीजें कह रहा हूं कि आप अगर ऑप्शनल में 280 290 पहुंच गए हैं तो बहुत बढ़िया पहुंच गए हैं भाई। लेकिन अगर आप 420 से 440 के बीच में आज जीएस में नहीं है तो आपका इंटरव्यू नहीं आने वाला। और ऐसे में भी 120 जाना होगा, और रटे रटाए ऐसे यूपीएससी नहीं ले रहा है। उसके लिए भाषा नितल आपसे, मैं सारा का सारा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा हूं भाई, मैं हिंदी नहीं बोलता हूं, मैं कहीं नहीं बोलता हूं, ना मेरे परिवार में ना मेरे मित्रों में। सब बेटे से भी अंग्रेजी में ज़्यादा बात होती है, हिंदी में कम होती है। वो अलग बात है कि भाषा हमारी वो, और मैं आपके सामने पूरी हिंदी विशुद्ध रखूंगा और आप मुझसे नितल पूछोगे। परीक्षा आपको देनी, मुझे देनी है। और मैं क्यों कर रहा हूं? मुझे हिंदी इतनी क्यों आनी चाहिए? जब छात्र को कहीं पे प्रेरित करना है तो मुझे नहीं आनी चाहिए। भूगोल वैकल्पिक विषय का हिंदी में मटेरियल नहीं है ढंग का, वो सारा का सारा हिंदी में कन्वर्ट कर रहा हूं। खुद से कर रहा हूं क्योंकि कोई ढंग का मिला नहीं था। आपने तो देखा टेस्ट ने भी क्या टेस्ट लिया आपका, टेस्टर भी गोल निकल आया आपका। तो आपके टेस्ट भी जो है क्लास में ही करवा रहा हूं, एमसीक्यू भी करवाए इसमें। जब मैंने देख लिया कि टेस्टर की वो क्षमता नहीं आ रही है तो मैंने अपनी तरफ से आपसे एमसीक्यू भी करवाए, मेंस भी करवा रहा हूं कि मेरा छात्र इतनी तो, क्योंकि इस क्लास में कुछ तो सीरियस होंगे, कुछ तो वो वाले भी बच्चे हैं जो पास होने वाले हैं, तो उनको तो कहीं कमी ना रहे। सोच के देखिएगा, ठीक है। एक तो वो चित्र था जिसको हमने देखा, जिससे हमने सोचने की कोशिश की कि श्रीमान आर्थर होम्स ने क्या कहा होगा, लेकिन चित्र से ज्यादा चीजें जो दिखती हैं वो ज्यादा अच्छी होती। ये दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली हो रहा है संवहन। कहां पर है ये? सीमा किसकी है? मेंटल और कोर की सीमा। गर्म चट्टाने क्या हो रही हैं? ऊपर की तरफ आ रही। किसी ने कहा सर कटक क्या होता है? ये होता है, ऊपर समुद्र होगा, ये नीला समुद्र है, समुद्र के नीचे ये चट्टान बन रही। इतनी सी बात है, अगर इसको हम देख लें तो हमें कटक भी समझ में आ जाएगा, संवहन भी समझ में आ जाएगा। और जब ये चट्टाने ऐसे जा रही तो इसको दूर करेंगी कि नहीं करेंगी? करेंगी, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? अपसरण हो रहा है। लेकिन जहां अभिसरण हो रहा होगा वहां यहां पर क्या होगा? साथ भी आएंगी, साथ भी आएंगी, वो विक्षेपित भी होंगी, वो सारी चीजें होंगी। ये अगर वेगनर साहब की दोस्ती हो जाती अगर होम्स से, तो शाम को उठना बैठना चाहिए था। अगर शराब नहीं पीते कम से कम चाय पिला देते इसको यार, है कि नहीं? आपस में वैज्ञानिकों का ना, आपस में भी ना एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। इंटेलेक्चुअल हाई फील करते हैं। मैं क्यों पूछूं इससे? अरे पूछ लो, इसे ही कहते हैं आपस में मिलना, बांटना, समझना। जितना ज्यादा समझेंगे उतना वो है, वरना अकेले में मारे जाएंगे। तो जो भी लोग वैगनर की तरह से 14 घंटे की क्लासेस कर रहे हो, वैगनर की मौत है। आज मैं आपको एक समझदार व्यक्ति से मिलवाने वाला हूं, उसी पे थोड़ी देर में बात करूंगा। यहां तक हो गया? चलिए,
समझदार व्यक्ति का नाम है हैरी हेस। तो दो मैंने आपको बता दिए, वेगनर। इन पे प्रश्न भी आएंगे। प्रश्न मैं सोच रहा हूं कि थोड़े समय में बीच में रक्षाबंधन पे शायद कुछ छुट्टी मिलेगी, तो रक्षाबंधन के बाद लौट के आइएगा। 2 डब्बे तो मिठाई खा के आओगे तुम लोग, है ना, सब भर के आओगे। तो जो जिंदा रहा बहुत ज्यादा मिठाई खाने के बाद भी, ठीक है, तो उनके लिए टेस्ट उसके बाद रखेंगे। तो खूब सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, आपका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा और चैलेंज करते हैं ना अपने को। तो हैरी हेस साहब क्या है? एक प्रोफेसर। वेगनर साहब ने अपने विचार रखे थे, होम्स ने अपने विचार रखे थे, लेकिन ये सब 1930 के दशक में हो गया। 1930 के दशक के बाद आया वर्ल्ड वॉर 2। जब विश्व युद्ध आया तो सारा जितना भी शोध कार्य होता है, एकेडमिक कार्य होता है, ये सब डाउन हो गया। एकेडमिक शिक्षण, शोध कार्य, ये सब क्या हो गया? डाउन हो गया। आपको लगता है बांग्लादेश में अभी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बहुत ज्यादा पढ़ा रहे होंगे? जब छात्र ही नहीं पहुंचता, छात्र पहुंचा आंदोलन में, सुप्रीम कोर्ट घेर के बैठा हुआ है, यहाँ प्रोफेसर बैठा बैठा कब आओगे ज्योग्राफी की क्लास? उन्होंने कहा हम पूरा का पूरा बांग्लादेश का भूगोल हिला रखा है हमने, आप हमें क्लास करवाए, हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, छात्र पहुंच गए प्रैक्टिकल। क्यों? फौज है भाई, हमें चाहिए। विश्व युद्ध में आपने देखा लाखों लोग मारे गए, तो सबको अपनी फौज चाहिए थी, तो अमेरिका को भी चाहिए। इस समय यूनिवर्सिटी में कोई काम नहीं हो। ये हैं प्रोफेसर साहब, ठीक है। प्रोफेसर साहब क्या पढ़ाते थे? जियोलॉजी पढ़ाते थे। तो इन्होंने क्या पढ़ाया बच्चों को? चट्टानें, खूब सारी चट्टानें पढ़ाई, और उसके बाद ये बताया कि भूमि पे स्थल आकृति होती है ऊपर नीचे। तो किसी ने कहा सर 30% तो स्थल होता है कि नहीं? भूमि जो होती है 70% ओशन है। ओशन में क्या है सर वो बताओ? तो ओशन में तो मैंने आपको कहा पानी में देख के बता सकते हो क्या? तो उन्होंने कहा ओशन में कुछ नहीं है, सागर नितल सपाट है, स्थल आकृति विहीन है। क्यों स्थल आकृति विहीन है? स्थल आकृति क्या होती है? ऊपर नीचे। उनका सर अगर ऊपर है तो समुद्र के नीचे भी होना चाहिए। मैं देखो भाई, हमें पता नहीं समुद्र के अंदर क्या है, बट हमें ये पता है कि पृथ्वी कब बनी है? 4.6 अरब वर्ष पहले बनी है। उसके बाद 3.8 के बाद फिर डेंसिटी डिफरेंशिएशन होने लग गया, तो कई अरबों वर्ष पहले पृथ्वी के महासागर बने। अच्छा, सारे के सारे अवसाद कहाँ पे जाते हैं? महासागरों में ही जाते हैं। तो अरबों वर्षों से अगर अवसाद जाकर उनका निक्षेपण हो रहा है, तो अगर कोई चीज ऊपर नीचे है भी, तो क्या वो सपाट हो जाएगी कि नहीं? आप सोचिए, स्थलीय चट्टानों की घिसाई कटाई करके वो सारे के सारे अवसाद लेके समुद्र में जमा कर दिए। अब समुद्र के नितल पे अगर कुछ भी ऊपर नीचे है, तो उस पे इनकी परत आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो सारे भूगर्भ शास्त्री बैठते थे, हाँ भाई इतनी परत होगी, वहां सब फ्लैट है, सब चल रहा है। अब क्या आ गया? विश्व युद्ध 2। वेगनर और होम्स को सब लोग भूल चुके हैं, सब अपने अपने जीवन में चल रहे हैं। जब विश्व युद्ध आता है तो वैसा था जैसे कोविड काल था। अब न तो शोध कार्य चल रहा है, और ये भी हो रहा है कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर को रखना क्यों है? तो अब फौज में लोग चाहिए। तो हैरी हेस साहब के पास कॉल आया, सर जी आदमी कम है, बहुत पढ़ा लिया, अब देश के लिए काम करना है। उनका मैं क्या काम करूंगा? फौज में जाना है। बोले भाई मुझे कुछ नहीं आता। हमें कोई ऐसा ट्रेंड आदमी नहीं चाहिए, दुश्मन को लगना चाहिए लोग हैं। आप बस खड़े हो जाइए, ये बताओ जाओगे कहां? जल सेना, स्थल सेना या वायु सेना? बेचारा डरते डरते बोला अच्छा जल सेना चलेगी। वे पहुंच गए वहां पर, पानी के जहाज पर है। अब पानी के जहाज पे हैं तो वो जमाना क्या है, सोनार आ चुका है। सोनार क्या करता है? सोनार दूरी बता देता है। सोनार क्या करता है? दूरी बता देता है। सोनार का एक बहुत बढ़िया यूज जहाज पे आया। जहाज में दिक्कत ये होती थी कि अगर पानी की गहराई ज्यादा नहीं है तो जहाज का नीचे का हिस्सा टकरा जाएगा कि नहीं टकरा जाएगा? तो पानी की गहराई कैसे नापो? तो पहली पानी की गहराई नापी जाती थी हाथ से, रस्सी डाल के उसमें पत्थर बांध के, बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी उसे, मैकेनिकल तरीके होते थे। बट किसी ने दिमाग लगाया कि यार अगर सोनार मारी जाती है इस तरफ तो हम
पहाड़ से दूरी बता सकते हैं? अगर सोनार का मुंह घुमा दो, जहाज के नीचे सोनार लगा दो, तो उससे क्या होगा? वो बीम जाएगी, नीचे से टकराएगी, वापस आएगी, आपको गहराई पता चल जाएगी कि नहीं? कितना टाइम लगेगा इसमें? इंस्टेंट लाइव आएगा। 1 सेकंड भेजो, 1 सेकंड ऊपर, 1 सेकंड भेजो, आपके पास ट्रांस रिसीवर है, तो आपको लाइव अपनी गहराई पता चलती रहेगी, तो बहुत काम की चीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसे कहा जाता है, इस यंत्र को कहा जाता है एको साउंडर। क्या कहा जाता है? एको साउंडर। तो जहाजों पर ये लगा रहता है, हम सबको पहली चीज ये होती है एको साउंडर साफ दिख रहा होता है हमें। अगर ज्यादा उसमें गहराई कम होने लगती है, उसमें अलार्म आने लगता है। हम सब सेटिंग करके रखते हैं, हमारे सारे कंप्यूटर्स हमें बताते हैं गहराई यहाँ पे गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो अब ये साहब पहुंचे हैरी हेस। ये जहाज पे घूम रहे हैं ऐसे ही, अरे भाई हमको कुछ नहीं आता है, हम तो प्रोफेसर हैं। यहाँ चलो ठीक है बैठो। तो ये जहाज पर हैं और ये सारे यंत्र देख रहे हैं। तो इन्होंने एक यंत्र में ऐसा देखा कि एक कलम लगी हुई है और कलम से ऐसे आ रहा है। उन्होंने कहा ये क्या है? मैं कहा सर ये डिवाइस है, ये हमारा जहाज है। जहाज के नीचे यहां पे यंत्र लगा हुआ है और नीचे की गहराई को हमें नाप के देता रहता है। जहां कम गहराई होती है ऊपर आ जाता है, ज्यादा गहराई ये वो। इसको क्या कहते हैं? इको साउंडर। आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिद्धांत मैंने आपको बता दिया। कौन से सिद्धांत से? वही सोनार का सिद्धांत है, जहाज के नीचे लगता है, इसका ट्रांस रिसीवर होता है, वो जो है दूरी नापता रहता है। तो उन्होंने कहा आपको पता चलता रहता है क्या गहराई है? उन्होंने कहा हाँ सर ये डिवाइस है। तो डिवाइस तक तो ठीक था, लेकिन अचानक हैरी हेस को समझ में आया कि यार इतने वर्षों से पढ़ा रहा था कि वहां तो सब सपाट होता है, यहां पे तो बहुत ऊपर नीचे है। यानी मैं तो गलत पढ़ा रहा था, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं था कि उससे पहले ऊपर नीचे नहीं था, लोगों को पता था, लेकिन प्रोफेसर को थोड़ी पता, वो थोड़ी फील्ड में गए, तो पहली बार फील्ड में गया। तो इन्होंने कहा यार ये तो बहुत गड़बड़ है यार, समुद्र के नीचे भी इतनी विविधता है जितनी स्थल पे है, तो हमें तो ये भी पढ़ना चाहिए, ये भी पढ़ना चाहिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे पास सागर नितल सर्वेक्षण हुए। क्या हुए? अब उन्होंने कहा यार इसमें तो सब ऊपर नीचे और हमारे पास यंत्र भी है, तो पता नहीं करेंगे? तो सागर नितल सर्वेक्षण, तो इससे क्या पता, पहला क्या पता चला? सागर नितल में स्थल आकृति, सागर नितल में विविध स्थल आकृतिक खंड हैं। तो पहले क्या था? सागर नितल सपाट है, लेकिन पहला जो हमारी सोच थी वो गलत हो गई, सपाट नहीं है। कब की बात कर रहा हूं? 1940-50 की बात कर रहा हूं। अभी 50-60 साल पहले पता चला है, 70 साल पहले मान लो। ठीक है, जब भारत आजाद हुआ तब लगभग उस टाइम तक हमें पता ही नहीं था कि सागर का नितल जो है सपाट है या नहीं। ये तो द्वितीय विश्व युद्ध में हमें पता चलना शुरू। ठीक है, अब ये भूगर्भ शास्त्री हैं, इन्होंने कहा कि यार अभी तो हमें ये पता चला स्थल आकृति कैसी है, वहां की चट्टानों का सैंपल निकालो। तो उनकी आयु भी कर ले कि नहीं कर ले? क्या चट्टानों का कार्बन डेटिंग से पता चलता है ना आयु? तो चट्टानों का अध्ययन किया गया कि भाई इनमें खनिज क्या है, इनकी आयु क्या है, इनमें खनिज क्या है, इनमें आयु क्या है, और इनके इनके गुण क्या है। एक विशेष गुण जो मुझे समझ में आता है वो है चुंबकत्व, है या नहीं है। तो वो सारी चीजें की गई। ठीक है, केवल हैरी हेस नहीं कर रहे हैं, सब वैज्ञानिक कर रहे हैं, सब वैज्ञानिक ये सारे आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं। अब कोई ऐसा नहीं है कि वैगनर की बात हो रही, किसकी बात हो रही, ये सारी चीजें चल रही। यहीं पर हमको क्या मिला? एक कटक भी मिला। क्या मिला? मध्य सागरीय कटक मिल गया। तो कटक क्या है कि वहां पर ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है और एक लंबी पहाड़ी है, वो भी है। उसके अलावा हमको क्या मिली? गर्त मिली। गर्त क्या होती है? ट्रेंच, आपने सुना?
तो भैया हमें वहां पर बहुत सारे सागर नितल पे छोटी छोटी पहाड़ियां मिली, हमें सागरीय कटक मिला, गर्त मिला, बहुत सारी चीजें मिली, अच्छी बात है। अब एक गड़बड़ यहां पर आई, आयु में एक बड़ी अजीब सी चीज हमें मिली। तो ये सारी चीज यहां हो रही है, तो मैं आपको बना के दिखाता हूं चित्र में, फिर आप बताइएगा क्या समझ आया आपको। समुद्र काफी गहरा था, अटलांटिक ओशन, लेकिन यहां पर उथला था। ये हिस्सा किस आकार का है? एस आकार का है। ये हिस्सा उथला था। उथले का मतलब यहां पर कुछ उठा हुआ है, यही है आपका कटक। तो इसके केंद्र में क्या निकला? एक कटक। इसको क्या कहते हैं? मध्य अटलांटिक कटक। इतना उठा हुआ था कि यहां पर तो एक द्वीप ही आ गया। कौन सा द्वीप है ये? आइसलैंड। तो आइसलैंड किस पर स्थित है? मध्य अटलांटिक कटक। चट्टान देखी गई भैया किस चीज से बने हैं? तो ये सब बने बसाल्ट से। किससे बने? बसाल्ट से। सैंपल ले सकते हैं, तो हमने ले लिया। तो हमने इनके खनिज भी देखे और इनके गुण भी देख रहे थे, तो हमने देखा भाई ये हमें मिल गया, यहां तक हमें मिल गया। उसके अलावा कहीं और नहीं उथला मिला, कई और जगह पे उथला मिला होगा, लेकिन यहां पर तो बहुत अच्छे क्रम के तरीके से हमें मिल गया। यहां तक क्लियर? फिर उन्होंने इसके बाद कहा कि यार एक काम करो, चट्टानों का सैंपल लेकर आओ। चट्टानों का सैंपल लेकर आओ, हम इनकी आयु देखना चाहते हैं। ठीक है, हम इनकी आयु देखना चाहते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आप आईएएस बने तो आपको कुछ तो सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी ना? कितनी अपेक्षा कर रहे हैं सरकारी? उसमें 50, 60, 70 हजार इतना तो मिल रहा है स्टार्टिंग में। 50, 60, 70 हजार। आप गए और आपको सूचना मिली नहीं नहीं, अब देश को जो है आपके योगदान की जरूरत है, आर्थिक योगदान भी, आपकी सैलरी है 50 रुपए। तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं? अरे आईएएस 50 रुपए क्यों दे रहे हो? अरे आप आईएएस हो, देख रहे हो देश में कितनी आबादी है, कितना कुछ करना है। आप लोग नहीं देंगे तो कौन देगा? आपसे स्वैच्छिक योगदान मांगा गया और आप स्वेच्छा दिखाएं चाहे ना दिखाएं, आपके खाते से काट लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। पीएम केयर टाइप में भी लोगों ने योगदान दिया, स्वैच्छिक ही था वो सारा का सारा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको एकदम से साफ समझ में आएगा कि ये स्वेच्छा से नहीं हुआ है, जाति से हुआ है। तो अब एक भूगर्भ शास्त्री है, उसे पता है कि चट्टानों की उम्र कितनी है। पृथ्वी कब बनी थी? 4.5 अरब साल पहले, लेकिन तब पिघली हुई थी। तो 3.8 अरब की वो अपेक्षा कर रहा है। कितना अपेक्षा कर रहा है? 3.8 अरब। यहां से सैंपल लिया उसने, तो कितना एक्सपेक्ट कर रहा है? 3.8 बिलियन। ठीक है, यहां पे सैंपल लिया तो निकला 150 मिलियन, जो कि मतलब बिल्कुल कुछ है ही नहीं। 150 मिलियन का मतलब अभी बना है, एकदम अभी बना है। 150 मिलियन तो समझो पेंजिया के बाद का है। ये पेंजिया कब का था? 300 मिलियन। टूटा कब? 200 मिलियन। कह रहे यार ये ओशन ही 150 मिलियन है। तो स्वाभाविक सी बात है, आप क्या कहेंगे? गड़बड़, सैंपल गलत आ गया, नया सैंपल लेकर आओ। नया लेकर आया, वो भी उतना ही था। बोला यार तू ना एकदम आलसी है, किनारे से लेकर, थोड़ा अंदर से लेकर आओ। वो अंदर पहुंच गया, अंदर में मिला 80 मिलियन, और गड़बड़। बोला यार एकदम केंद्र में जाके एकदम मलाई क्षेत्र से लेकर आ। अब यहां पहुंचा तो मिला 10 मिलियन। 10 मिलियन का तो मतलब अभी समोसा छान के निकाला है। भूगार्भिक काल में 10 मिलियन का मतलब तो अभी पलक झपकी है पृथ्वी ने। बोले यार ये तो संभव ही नहीं है, 10 मिलियन 80 मिलियन। पूरा का पूरा महासागर छान मारो, पूरे के पूरे महासागर में कहीं पर भी कोई चट्टान ऐसी नहीं थी जो 200 मिलियन से ज्यादा पुरानी हो।
इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि ये महासागर अभी बना है। जब कोई चीज इससे ज्यादा पुरानी नहीं हो, आपके पास यंत्र है ना, तो ये कब बना है? अभी बना है, 200 मिलियन साल पहले। तो आप सोच रहे हैं 200 मिलियन साल पहले कैसे संभव है? संभव तो है नहीं। 200 मिलियन साल पहले तो एक बोल के गया था, क्या नाम था उनका? वेगनर बोल के गया था कि 200 मिलियन साल पहले पेंजिया टूटा और ये दोनों विभाजित हुए। अब तो साक्ष्य भी मिल गया पेंजिया का, मिल गया कि नहीं मिल गया? तो हैरी हेस ने कहा, और ये सारे शोध हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? सारे शोध होते जा रहे हैं। हैरी हेस को एकदम से याद आ गया, अरे तो वेगनर भी यही कह के गए थे। फिर उन्हें साथ में ये भी याद आया कि वेगनर के साथ क्या क्या हुआ था। बात तो सही कह रहा था यार, इन तड़प तड़प के मरा है और ये लोग, कोई मानेगा नहीं, कोई मानेगा ही नहीं। तो फिर उन्होंने बहुत दिमाग लगाया और फिर मैंने कहा ना, सच्चाई जब आपको दिख जाती है तो उसे छुपाना बड़ा मुश्किल है। तो उनके अंदर उन्हें पता है कि मुझे चीजें दिख रही हैं। तो मैंने आपसे कहा ना, हैरी हेस वेगनर से बहुत ज्यादा समझदार व्यक्ति थे। तो हैरी हेस ने ऐसी कोई किताब नहीं लिखी, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, कि मैं वैज्ञानिक हूं और मैं जो है आपको ओशंस बता रहा हूं। हैरी हेस ने एक निबंध लिखा और निबंध का शीर्षक दिया एसे इन जियो पोएट्री, कि मैं एक भू कविता कह रहा हूं। आप समझिए मेरी कल्पना, कवि की कल्पना यह है, शायरी करना चाह रहा हूं, आप जरा मेरे उस पर गौर फरमाइएगा। उसने कहा ही नहीं कि मैं कोई सिद्धांत दे रहा हूं, उसने कहा मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक कल्पना है मेरी, जरा सुनिए। तो लिखेंगे ऐसे इन जियो पोएट्री। उसमें क्या लिखा? श्रीमान हैरी हेस के अनुसार, श्रीमान हैरी हेस के अनुसार महासागरीय नितल, महासागरीय नितल का निरंतर सृजन व विनाश, निरंतर सृजन व विनाश होता है। सृजन के क्षेत्र पर, सृजन के क्षेत्र पर कटक निर्माण होता है। सृजन के क्षेत्र पर कटक निर्माण होता है, जो महासागर के मध्य नितल में होता है, जो महासागर के मध्य नितलीय क्षेत्र में होता है। पूर्ण विराम। नितल का विनाश, नितल का विनाश महासागर के, महासागर के किनारों पर होता है, जहां जहां महासागरीय नितल महाद्वीपीय, जहां महासागरीय नितल महाद्वीपीय परपटी के नीचे, महाद्वीपीय परपटी के नीचे विक्षेपित होकर, विक्षेपित होकर गर्त निर्माण करता है, विक्षेपित होकर गर्त निर्माण करता है। जैसे जैसे, जैसे जैसे महासागरीय परपटी दुर्बलता मंडल में धंसती है, वैसे वैसे ताप में वृद्धि होती है,
वैसे वैसे ताप में वृद्धि होती है और परपटी पिघल जाती है। ये द्रवित ये द्रवित मैग्मा इसके उपरांत ये द्रवित मैग्मा इसके उपरांत पुनः चक्रित होने हेतु ये द्रवित मैग्मा इसके उपरांत पुनः चक्रित होने हेतु दुर्बलता मंडल में कटक के नीचे दुर्बलता मंडल में कटक के नीचे पहुंचता है और दरारी ज्वालामुखी के रूप में कटक के नीचे पहुंचता है और दरारी ज्वालामुखी के रूप में कटक के पास इसका उद्गार होता है। कटक के पास इसका उद्गार होता है। अब निश्चित रूप से जो लिखा है बहुत समझ भी नहीं आता और आप याद भी नहीं कर पाएंगे, तो इसका आसान तरीका क्या है, इसको बनाया जाए। तो सभी लोगों का आधा पेज तो बचा हुआ है, तो पहले मैं बना देता हूं, फिर उसके बाद आप बनाइएगा, वरना चीजें अनुपात में गड़बड़ हो जाती है, तो आपको समय भी मिलेगा। पहले समझ लीजिए, ये हमारा महाद्वीप और ये हमारा महासागरीय नितल। पहले मैं बना रहा हूं, पहले आप लोग समझ लीजिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। और यहां पर क्या है, यहां पर हमारे सागरीय सतह। ठीक है, अब हम कहां पर हैं, हम किस पर तैर रहे हैं, हम तैर रहे हैं दुर्बलता मंडल में। किसमें हम, तो इनका ये कहना, मेरी कल्पना ये है कि मेंटल में संवहन होता है। मेंटल में क्या होता है, संवहन होता है, और जिसकी वजह से सागर नितल पर तनाव आता है। आएगा तनाव आने की वजह से सागर नितल महाद्वीपों की तरफ को धकेला जा रहा है। तो सागर नितल केंद्र से महाद्वीप की तरफ धकेला जाता है, और जो ये मैग्मा, द्रवित मैग्मा आता है, तो ये लावा यहां पर आकर ठोस हो जाता है। ठोस होकर क्या बना, कटक बन गया, और क्या कर रहा है, इसको धकेल रहा है। अब यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर महाद्वीपीय किनारा आएगा। तो आपने देखा महाद्वीपीय किनारे पर आने के बाद क्या होता है, प्लेट क्या हो जाती है, आपने लिखा है विक्षेपित हो जाती है। विक्षेपित मतलब इसके नीचे चली जाती है, इसके नीचे चली जाएगी। नीचे चली जाएगी तो ये वी आकृति का एक गहरा क्षेत्र बनेगा। ये वी आकृति का गहरा क्षेत्र क्या कहलाता है, गर्त। तो यहां पर केंद्र में क्या हो रहा है, नए महाद्वीपीय नितल का निरंतर सृजन हो रहा है, क्योंकि वो जो मैग्मा निकला वो ठोस हो जाएगा, तो वो बन गया। और जो पुराना है गर्त में क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। गर्त में विनाश हो रहा है क्योंकि वो उसके नीचे जा रहा है। अब नीचे क्या है, दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, द्रवित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, द्रवित मैग्मा हो जाएगा। तो यहां पे विनाश हो गया, ये तो विनाश हो गया। अब बात यह है कि यहां पर जो आ रहा है, यहां पर भी तो सप्लाई कहीं पे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो सप्लाई कहां से आएगी,
आसपास से आएगी भाई, यहां से पिघले हो तो इस तरह से आइए। तो उनका ये कहना है कि जैसे कन्वेयर बेल्ट होता है, एयरपोर्ट पे आपने देखा सामान के लिए एक वाहिका पट्टी होती है, उस वाहिका पट्टी पे सामान रख दो, पट्टी चलती रहती है तो सामान चलता है। तो उनका ठीक वैसे ही एक वाहिका पट्टी की तरह, एक कन्वेयर बेल्ट की तरह, कन्वेयर बेल्ट की तरह या वाहिका पट्टी की तरह से निरंतर रूप से, निरंतर रूप से महासागरीय नितल का जन्म होता रहता है, किनारे पर धसान हो जाता है, पिघल के वापस आया, ये इस तरह से होता रहता है। और इस चक्कर में महाद्वीपीय किनारों पर भी दबाव होता है, जिससे महाद्वीप क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कुछ समय बाद ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, और सागर का जो नितल है वो चौड़ा हो जाएगा। चौड़ा हो गया तो सिद्धांत को क्या कहा गया, सागर नितल विस्तरण, सागर का विस्तार होता जा रहा है। तो पहले उत्तर अमेरिका और यूरोप साथ में थे, बीच में मैग्मा आया, उसने उसको क्या किया, तोड़ दिया, और धीरे धीरे उनको अलग करना शुरू किया। कब से प्रक्रिया शुरू हुई, 200 मिलियन साल पहले। मुझे कैसे पता, क्योंकि सबसे पुरानी चट्टान वही है जो सबसे पहले 200 मिलियन साल वाली होगी। उन्होंने कहा मेरे पास साक्ष्य भी हैं। साक्ष्य क्या है, जो ताजा बन रहा है वो 10 मिलियन वाला है, जो थोड़े समय पहले बना था वो धकेला जाएगा कि नहीं। सोचिए बीच में से नया नया आ रहा है तो वो पुराने को धकेलता जा रहा है। 50 मिलियन वाला यहां पर, 100 मिलियन वाला यहां पर, 150 और 200। बोले मेरे पास तो साक्ष्य हैं, मेरे पास साक्ष्य हैं कि जो ताजी चट्टाने हैं वो यहां पर हैं, 10, 50, 100, 150, 175। और महाद्वीपों के पास कौन सी हैं, पुरानी चट्टाने। इसको कहा जाता है महासागरीय नितल। और ये क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे ये फैलता चला जा रहा है। ये हमारा ओशन और कॉन्टिनेंट। कितने लोगों को समझ में आ गया। और ये क्या है, पूरा का पूरा एक इस तरह का कटक बना है। अब जो आपने लिखा है, अगर उसके नीचे ये बना देंगे तो आपको महाद्वीपीय विस्तरण सिद्धांत भी आ गया, महासागरीय नितल विस्तरण, महासागरीय नितल विस्तरण। कोई पूछ रहा था कि सर नितल क्या होता है, तो सी, नितल का मतलब फ्लोर और स्प्रेडिंग। सर मुझे फ्लोर का मतलब नहीं पता, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। जो लिखना था वो लिख भी लिया, उसी के नीचे कहा था आधे पेज में बना लेना, अगले पेज में काहे बनाए। सर थोड़ा जगह छोटा है तो छोटा बना देना चित्र। समझदारी तो उसी में जहां लेख लिखा है वहां बना दो। सर मेरा ड्राइंग बहुत खराब है, अरे आप ही के सामने बनाया, सीधा सीधा तो बनाया, नीचे से शुरू करो, बाकी बनाते जाओ। यहाँ द्रवित मैग्मा है, जहां पे ये पिघलता है, ये प्लेट का पिघलना, इसे क्या कहते हैं, बेनी ऑफ क्षेत्र। जहां चट्टाने पिघलेंगी वो कहलाता है बेनी ऑफ क्षेत्र। तो महाद्वीप धकेले जा रहे हैं और महासागर धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं।
और ये जो प्लेट नीचे जा रही होती है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सबडक्शन, हिंदी में विक्षेपण। प्लेट विक्षेपित हो रही है, मुड़कर नीचे चली जा रही है। क्यों नीचे क्यों जा रही है? क्योंकि भारी है, अधिक घनत्व की होती है ना ये बसाल्ट की है, इसका घनत्व ज्यादा है, इसका घनत्व कम है। तो जो भारी चीज होती है वो टकराने पर वो नीचे चली जाती, इस कारण से ये नीचे जा रही है। और दूसरे वाली नीचे जाने पर ये दुर्बलता मंडल में गर्म होने से पिघलेगी और इस तरह से एक वाहिका पट्टी के तौर पर ये बीच में फिर से आ जाएगी। ये लिखवा भी दिया गया है, चित्रित भी हो गया है। एग्जाम में चित्र बनाना है, बिल्कुल बना देना, अगर पूछता है तो बिल्कुल बनाएंगे। इस पर कोई डाउट है तो पूछिए। तो अब इन्होंने किसी वैज्ञानिक समुदाय को कुछ क्वेश्चन किया? नहीं किया। किसी को कुछ ऐसा बताया कि मेरे पास ये सिद्धांत है? नहीं किया। इन्होंने क्या नाम रखा है? मैं एक भू कविता कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि बीच में से मैग्मा निकलेगा, यूं धकेलेगा, नीचे जाएगा, फिर पुनः चक्रित होगा। कैसी लगी कविता? सभी ने कहा वाह। मतलब जो आदमी कविता में ऐसा कह दे, अगर ये शोध कर रहा होता तो क्या कहता? आप तो पुरुष नहीं महापुरुष, आप तो पैदाइशी वैज्ञानिक हैं। वो बेचारा सोच रहा है यार, वैगनर को इन्होंने दौड़ा दौड़ा के मारा था, आज मेरी तारीफ कर रहे हैं। तो समझदारी भी जरूरी है। वैज्ञानिक को अपने विचार को रखने के लिए ये भी सोचना चाहिए कि अपने विचार अगर समय के आगे के हैं तो लोगों को धीरे धीरे उस विचार के प्रति सजग सचेत बनाना होगा। और जैसे ये आया तो आप मुझे बताइए कि वैगनर का विचार पुनः जन्म हो गया कि नहीं हो गया? तो ये कब हुआ? 1962 में। 1962। तो वैगनर ने भी विचार दिए थे, विचारों में बल नहीं था, लेकिन अब तो हमें बल भी दिखाई दे रहा है। बल कहां से आ रहा है? नीचे क्या हो रहा है? किसी प्रकार के संवहन से आ रहा है। ये जो संवहन हो रहा है ये प्लेटों को आपस में अपसरण करने के लिए मजबूर कर रहा है, बाध्य कर रहा है। अब जब वो प्लेट चलती है, ऊपर की जो सतह चलती है, वो दूसरे से टकराती है तो उसे भी धक्का देगी। धक्का देगी कि नहीं देगी? तो पृथ्वी के आंतरिक बलों का प्रभाव सतही चट्टानों पे पड़ रहा है। और सतही चट्टानें क्या हो रही हैं? गतिशील हो रही हैं, गतिशील होकर एक दूसरे को धकेल रही हैं। इतना दम है उनके पास कि वो महाद्वीप तक को हिला सकती हैं। वो भले ही इतना धीरे हिले कि 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, 4 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, ऐसा नहीं कई किलोमीटर प्रति घंटा पे चल रहा है, 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष बहुत ही कम है टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट, बट संभव तो है। अब इस पर आप प्रश्न नहीं उठा सकते, ठीक है? तो अब उन्होंने कहा सर मुझे लगता है सिर्फ कविता ही नहीं है, मैं जो हूं वैज्ञानिक भी हूं और मेरे पास इसके साक्ष्य भी हैं। बोले अरे मतलब एक शायर के पास साक्ष्य भी हैं? सर जरा अपने साक्ष्य बताइए। बोले सर चट्टानों का मैंने एज लिया, 10 मिलियन, 50 मिलियन, 100, 150, 200। सर ये इसी का परिचायक है कि ये महासागर जो है आज से पहले था ही नहीं, 200 मिलियन साल पहले ही ये बना है। ये बहुत ही यंग न्यू ओशन है। बोले बताइए यार, इतने अच्छे विचार आपके और साक्ष्य देखिए आपके, इनके कोई काट ही नहीं है। वेरी गुड, पास हो गया। और कोई साक्ष्य है? उन्होंने कहा हाँ सर एक और साक्ष्य है। अब मुझे एक बात बताइए कि एक कमरा 1 हफ्ते से साफ नहीं हुआ है और एक कमरा 2 साल से साफ नहीं हुआ, किसमें मिट्टी की मोटी परत होगी? 2 साल वाले में। क्यों? क्योंकि वो पुराना है, उसमें गंदगी बहुत लंबी अवधि से जमा होती जा रही है। और जो 1 हफ्ते से नहीं हुआ उसमें अभी हाल ही में। तो इनमें हाल ही की प्रॉपर्टी कौन सी है? कटक के पास या कटक के दूर? कटक के पास वाली। और जो अभी मैंने आपसे कमरे की बात की वो इसलिए की कि महासागरों में क्या अवसाद नीचे जाके बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? तो मुझे बताइए कहां पर अभी ताजा ताजा अवसाद बैठना शुरू हुआ है, एक्स या वाई में? एक्स में। तो कहां पे परत पतली होगी अवसादों की? एक्स पे। तो इन्होंने जाकर अवसादों की परत नाप ली। सर वो भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? वैज्ञानिक जाते हैं, जब चट्टानों को लेना होता है तो ऊपर अवसाद होते हैं, तो अवसाद की गहराई नाप ली। सर कैसे करते हैं? सोनार के कई तरीके हैं। सोनार कई चीजें बता देता है, केवल दूरी ही नहीं बताता है। सोनार कई बार हल्की सी गहराई, सॉफ्ट सेडिमेंट्स क्या होते हैं वो आप लोगों के लिए नहीं है, बट टेक्निकल चीजें हैं वो। तो इन्होंने पाया कि ये जो अवसाद हैं, अवसाद ऐसे हैं। ऐसे का मतलब अवसादों की मोटाई जैसे जैसे आप दूर जाते हैं वैसे वैसे अवसादों की मोटाई क्या होती है? बढ़ने लगती है।
ये भी साक्ष्य हो गया कि नहीं हो गया? यहां पर भी अवसाद जो हैं यहां पर पतले हैं। सर समझ नहीं आ रहा है। अरे कचरा सोचो, कचरा, कचरा, ताजा कचरा कहां पर गिर रहा है? इस पर, ये अभी अभी गिरा है। साक्ष्य हो गए? ठीक है। तो अगर आप अपने चित्र को और ये चीज जो मैंने डाली अगर डाल सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं डाल सकते हैं तो आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपको समझाने के लिए मेरे पास ये सारे हथियार हैं। मेरे ऑप्शनल वालों को मैं बाध्य करता हूं कि अपने डायग्राम्स बनाना शुरू करें, क्योंकि उनको एग्जाम में नंबर चाहिए। आप लोगों के लिए इतना समझने के लिए काफी है, ठीक है। तो आगे लिखेंगे, जब ये चित्र बना दिया, अपनी अपने महासागरीय नितल विस्तरण के, अपने महासागरीय नितल विस्तरण विचार के समर्थन हेतु श्रीमान हेस ने विचार के समर्थन हेतु सागरीय नितल विस्तरण विचार के समर्थन हेतु श्रीमान हेस ने नितल की चट्टानों की आयु व नितल पर निक्षेपित अवसादों की मोटाई, नितल पर निक्षेपित अवसादों की मोटाई के साक्ष्य दिए। उन्होंने पाया कि कटक के समीप नूतन चट्टानें होती हैं। कटक के समीप नूतन चट्टानें होती हैं और महाद्वीप की ओर दूर जाने पर चट्टानों की आयु में वृद्धि होती है। ठीक है। अवसादों की मोटाई, अगला वाक्य, अवसादों की मोटाई कटक की नवीन चट्टानों पर पतली, अवसादों की मोटाई कटक की नवीन चट्टानों पर पतली और दूर जाने पर मोटी होती है। और दूर जाने पर मोटी होती है। श्रीमान हेस का निष्कर्ष ये था कि अटलांटिक महासागर एक नया महासागर है, जिसकी उत्पत्ति, अटलांटिक महासागर एक नया महासागर है जिसकी उत्पत्ति 200 मिलियन वर्ष के अंदर अंदर हुई, जिसकी उत्पत्ति 200 मिलियन वर्ष के अंदर अंदर ही हुई और कालांतर में इसका विस्तरण हुआ है। अपने विचार
को समर्थन करने हेतु उन्होंने आर्थर होम्स के मेंटल संवहन को स्वीकार किया और मेंटल के अंदर पिघली चट्टानों का कन्वेयर बेल्ट या वाहिका पट्टी के समतुल्य स्थानांतरण कन्वेयर बेल्ट या वाहिका पट्टी के समतुल्य स्थानांतरण का विचार प्रतिपादित किया। उनके इस कार्य से भूगोलवेत्ताओं का उनके इन विचारों से भूगोलवेत्ताओं का ध्यान एक बार पुनः वेगनर के सिद्धांत पर भी गया और स्थलीय अस्थायित्व का विचार वैज्ञानिक रूप से स्थलीय अस्थायित्व जो हमने आपसे कहा था नॉन परमानेंस है ना, स्थलीय अस्थायित्व का विचार एक वैज्ञानिक रूप से स्वीकार करने में मदद की। हम जो भी भाषा में कहीं गड़बड़ हो रही होगी क्योंकि मैं भी अस्थायित्व ना को स्वीकार करने में अस्थायित्व का विचार वहां पे था, स मत लिखिएगा, फिर से लिख देता हूं, अस्थायित्व का विचार मानने में या पुनः स्थापित करने में मदद की। तो अब अस्थायित्व तो कोई नहीं नकार सकता है, वेगनर को भी कोई नहीं नकार सकता, होम्स को भी कोई नहीं नकार सकता। अब हमारे पास बहुत सारे साक्ष्य भी हैं। अब जब साक्ष्य सारे हो गए तो ये पुराने वैज्ञानिकों का क्या करें? उन सबको तो मानना पड़ेगा, पहली बात मानना पड़ेगा। दूसरी बात एक और चीज है दूसरी बात यह है कि अगर मुझे कोई बात अपनी साबित करनी हो तो मैं किसी वैज्ञानिक का नाम लेता हूं कि नहीं लेता हूं? ये न्यूटन ने कहा है, ये आइंस्टाइन ने कहा है। अब दिक्कत यह है कि कुछ विचार वेगनर ने दिए, कुछ विचार आर्थर होम्स ने दिए, कुछ विचार हैरी हेस ने दिए, कुछ विचार पूरा चंबकत्व के विचार हैं, वो अभी आपसे मैं शेयर नहीं करना चाहता हूं, थोड़ी समझ विकसित होगी तब बात करेंगे, तो वो मैथ्यू और वाइन ने दिए। तो बहुत सारे लोगों के विचार मिलकर पूरा सत्य बना रहे थे, क्योंकि सबके विचार क्या थे? आधा अधूरा थोड़ा थोड़ा टुकड़ा थे। तो आपने वो कहानी सुनी है कि एक हाथी है और 5 अंधे लोग जो है हाथी के साथ खड़े हैं और उनसे कहा कि भाई हाथी क्या है बताओ। तो एक ने पूंछ पकड़ी हुई है, वो कह रहा हाथी रस्सी है। एक ने हाथी की टांग पकड़ी हुई है तो कह रहा हाथी खंबा है। एक ने सूंड पकड़ी हुई है, वो कुछ बता रहा है। एक ने कान पकड़ा हुआ, कुछ बता रहा है। क्या वो सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं? जल्दी बताइए, कितने लोग कहेंगे सही बता रहे हैं? हाथी या रस्सी के जैसा होता है? कह रहा हाँ। इसे चिड़ियाघर दिखाओ, कह रहा हाथी रस्सी जैसा। कितने लोग कह रहे हैं गलत हैं? अबे गलत भी नहीं।
तो फिर क्या है, अपने स्तर पे। अबे तुम लोग जो है, क्योंकि वो बेचारे अंधे हैं इसलिए उनके साथ संवेदना रख रहे हो, उनके साथ संवेदना रख रहे हो। क्योंकि हाथी नहीं होता भाई अपने स्थान पे भी वो गलत, क्योंकि हाथी देखना क्यों है, हाथी देखना ही क्यों है, वो मैंने कहा ना वो कल्पना के परे है। हाथी को ये कहना क्यों, नहीं नहीं ये बेचारे देख नहीं पाए तो इसलिए मैं मानता हूं हाथी रस्सी जैसा, कोई मानेगा क्या? ये सिर्फ आप सहानुभूति दिखा रहे हैं। बल्कि उन्हें कहना चाहिए कि हाथी अपना हाथ दिखाओ, मैं हाथी की आकृति तुम्हारे हाथ पे बनाता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। उस बेचारे को पूंछ पकड़ा दी, लो हाथी महसूस करो। वो कहते हैं सच थोड़ा भी घटे या बढ़े, सच थोड़ा भी घटे या बढ़े तो सच ना रहे, पर झूठ की तो कोई इंतहा ही नहीं। तो ये जितना तुम हाथी की पूंछ पकड़ के कर रहे हो ना कि वो है, ऐसा कुछ नहीं। सच्चाई क्या है, हाथी टोटैलिटी में। तो अब किसके पास क्या है, आर्थर होम्स के पास क्या है, सम्मोहन टांग पकड़ के बैठा हुआ है, ठीक है। हमारे हैरी हेस के पास क्या है, वो कमर पे ही बैठे हुए हैं। वैगनर के पास क्या था, सूंड और पूंछ है। वो कह रहे हैं कुछ तो हिलता है, समथिंग इज देयर, अस्थायित्व है, कुछ है। तो गड़बड़ चल रही है कि नहीं चल रही, चल रही। तो वहां के उस समय के 1960 के दशक के सारे वैज्ञानिकों ने कहा अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि जो हमारे महाद्वीपीय और महासागरीय क्षेत्र हैं ये सब चलायमान है, और इनके छोटे 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 टुकड़े करके हमारे पास सेमी थ्योरीज आ गई हैं। अब समय आ गया है कि हम एक विराट थ्योरी बनाएं, ऐसी थ्योरी जो सब चीजों का समावेश करे। जैसे भारत में बहुत सारे कानून हैं, लेकिन भारत का सर्वोच्च कानून जिससे सारे कानून निकले वो क्या है, हमारा संविधान। तो अब क्यों नहीं हम वैज्ञानिक पृथ्वी के जो जो भूमि पे जो संचलन हो रहा है, भू संचलन का एक संवैधानिक एक मूल बड़ा सिद्धांत बनाए जिसमें इन सब का समावेश हो जाए। समझदारी वाली बात है कि नहीं? उस सिद्धांत को क्या कहते हैं, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो कितने लोगों को समझ में आया प्लेट विवर्तनिकी के पीछे कितने सारे लोग लगे हुए हैं? विवर्तनिकी सिद्धांत, ठीक है। भू संचलन का सबसे आधुनिक, भू संचलन, सर ये क्या होता है, भूमि जो चल रही है, जियो डायनामिक्स। भू संचलन का सबसे आधुनिक वैज्ञानिक व सर्वमान्य सिद्धांत, भू संचलन का सबसे आधुनिक वैज्ञानिक एवं सर्वमान्य सिद्धांत, सबसे आधुनिक वैज्ञानिक एवं सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहलाता है। इसके प्रतिपादन का श्रेय, इसके प्रतिपादन का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता, इसके प्रतिपादन का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता, अपितु भूगर्भ शास्त्रियों के एक समूह ने, भूगर्भ शास्त्रियों के एक समूह ने वेगनर के उपरांत, वेगनर के उपरांत के सभी विचार व सिद्धांतों, सभी विचार व सिद्धांतों का समावेश करके, सभी विचार व सिद्धांतों का समावेश करके इस समग्र सिद्धांत, इस समग्र सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इसमें मुख्य योगदान श्रीमान मॉर्गन, विल्सन, पिशॉन व
मैकेंजी का है, एक व्यक्ति का नहीं है। मॉर्गन, विल्सन, पिशो, मैकेंजी, ये सब ने मिलकर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और वेगनर के उपरांत जितने भी विचार आए उन सब का समावेश करके ये बनाया गया। ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का बाहरी आवरण स्थल मंडल कहलाता है। पृथ्वी का बाहरी आवरण स्थल मंडल कहलाता है। ये भौतिक रूप से, पृथ्वी का बाहरी आवरण स्थल मंडल कहलाता है। ये भौतिक रूप से ठोस, चट्टानी, ये भौतिक रूप से ठोस, चट्टानी व भंगुर प्रकृति का होता है। ठोस, चट्टानी व भंगुर प्रकृति का होता है और यह परपटी व बाबा मेंटल, बाबा मत लिखना, बाहरी मेंटल लिखना। यह परपटी व बाहरी मेंटल की ठोस चट्टानों के योग से बनता है, के योग से बनता है। यह स्थल मंडल खंडित टुकड़ों में व्याप्त है और ये स्थलमंडलीय टुकड़े प्लेट कहलाते हैं। ये स्थलमंडलीय टुकड़े क्या कहलाते हैं? प्लेट। तो पृथ्वी का ऊपरी परत क्या है? स्थलमंडल है, चट्टानी है, भंगुर है और टुकड़ों में खंडित है। ये खंड क्या कहलाते हैं? प्लेट कहलाते हैं। और प्लेट शब्द की संकल्पना किसने दी? श्रीमान टूजो विल्सन। तो पहले यह भी था कि इनका क्या नामकरण किया जाए, उस पर बहुत सारा विवाद बहस हुई। फाइनली प्लेट पे सेटल हुआ, इनको प्लेट कहते हैं। इसलिए जब ये चलते हैं तो उसको विवर्तनिकी कहा जाता है, प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, तो आगे लिखेंगे, ये स्थलमंडलीय खंड या प्लेटें, ये स्थलमंडलीय खंड या प्लेटें दुर्बलता मंडल के ऊपर स्थित हैं। दुर्बलता मंडल के ऊपर स्थित हैं और मेंटल संवहन के प्रभाव तले ये गतिशील होती हैं। मेंटल संवहन के प्रभाव तले ये गतिशील होती हैं। गतिशील मतलब डायनेमिक होती हैं, चलती हैं, अपने स्थान से चल जाती हैं। ठीक है, इनकी गतिशीलता के कारण ही पृथ्वी की सतह पर महत्वपूर्ण स्थलीय भूभौतिकीय घटनाएं होती हैं। महत्वपूर्ण स्थलीय भूभौतिकीय घटनाएं होती हैं। सभी लोग स्क्रीन पे देखेंगे, जो आखिरी
फ्रेज है, वाक्यांश मैंने यहां से लिया है, महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं, ये हमारा सिलेबस है। और यहाँ पे हमने क्या विशेषण डाल दिया, स्थलीय, क्योंकि जलवायु वाली अलग हो जाएगी ना, चक्रवात जलवायु है, तो हमारा भूकंप, ज्वालामुखी, अब सारी चीजें मैं किससे एक्सप्लेन कर सकता हूं, प्लेट विवर्तनिकी से। तो इस सिद्धांत के दो पार्ट हैं, एक स्थायी पार्ट है, एक गतिशील पार्ट है, और उसके बाद ये वाला हिस्सा भूभौतिकी घटनाएं जितनी भी हैं, भूकंप, ज्वालामुखी कैसे आता है, क्यों आता है, पर्वत निर्माण क्यों होता है, द्वीप निर्माण क्यों होता है, सारी की सारी चीजें अब कल की क्लास में होंगी। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया क्रम क्या है। और अब हम प्लेट विवर्तनिकी पे आ गए हैं, तो सारे पुराने हट जाएंगे, ये रहेंगे। कुछ चित्रों को देखेंगे भी, कुछ वीडियो में भी देखेंगे, और कुछ वैसे समझेंगे और वो काम करें। ठीक है, क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी, ऑफलाइन के लिए भी। जय हिंद।